अध्याय 121, अध्याय 121, अध्याय 119। चेन एयर चमत्कार करने में सक्षम व्यक्ति है _2। अध्याय 121, अध्याय 119। चेन चमत्कार करने में सक्षम व्यक्ति है _2। अनुवादक 54,96,90,339। इसी वजह से उन्होंने आने वाली घुड़सवार सेना को गलत समझा और उन्हें लगा कि जुवान्युआन चेन के आदमी बर्बर जनजाति के हैं। सौभाग्यवश मु जिंगवू भी शुवान्युआन चेन के समूह में थी, इसलिए गलतफहमी आसानी से दूर हो गई। जैसे ही अनपिंग शहर के रक्षकों ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया, अचानक ब्लैक कैवेलरी के सभी सैनिक रुक गए और केवल एक घुड़सवार सीधे शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। जब वह व्यक्ति पास आया तो शहर की दीवार पर तैनात कुछ सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये कैप्टन मो है। शुक्र है, ये दुश्मन नहीं है। क्या ये राजकुमार की भारी घुड़सवार सेना हो सकती है? राजकुमार के पास भारी घुड़सवार सेना कब से थी? जब हम यान काउंटी से निकले थे तब तो हमारे पास कुछ 100 हल्के घुड़सवार ही तो नहीं थे। जी हाँ, राजकुमार को इतनी भारी घुड़सवार सेना कहाँ से मिली? क्या ये शाही दरबार की भारी घुड़सवार सेना हो सकती है? शहर की दीवार पर तैनात सैनिक मु जिंगवू को देखते ही तुरंत निश्चिंत हो गए, लेकिन चू युकीन निश्चिंत नहीं हुई। वह अब भी भौहें चढ़ाए मु जिंगवू को ध्यान से देख रही थी। नॉर्थ सिटी के पास भारी घुड़सवार सेना नहीं थी और अब अचानक वहां कई हजार भारी घुड़सवार सैनिक आ गए। इससे संदेह पैदा होना तय था। मौजूदा हालात में मु जिंगवू द्वारा बर्बर जनजाति के सामने आत्मसमर्पण करने की संभावना से इनकार करना संभव नहीं था। उन्हें ये देखने के लिए लगातार निगरानी रखनी होगी कि आगे क्या होता है। इसी समय मु जिंगवू अनपिंग शहर के नीचे पहुंच गया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यान काउंटी में शानदार विजय। उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व किया और एक ही रात में बर्बर जनजाति के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख को बंदी बना लिया। राजकुमार ने मुझे राजकुमारी का स्वागत करने के लिए भेजा है। मु जिंगवू की बातें सुनकर मीनार पर मौजूद सैनिक स्तब्ध रह गए। एक ही रात में 2 लाख बर्बर सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख और लोगों को पकड़ लिया। क्या ये संभव भी है? यहाँ तक कि चू युकीन भी अचंभित रह गई। वह जानती थी कि लू चेन ने आत्मविश्वास के कारण पीछे रहने का फैसला किया था, लेकिन उसने इस परिणाम की कल्पना नहीं की थी। इस समय चू युकीन के बगल में खड़ी चू किंगली ने धीरे से कहा, असंभव। उत्तरी शहर के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट रूप से झूठ है। दीवार के नीचे छिपा व्यक्ति बर्बर जनजाति का जासूस होना चाहिए, जो जानबूझकर झूठी खबरें फैलाकर आपको द्वार खोलने के लिए मजबूर कर रहा है। चू किंगली सोच रही थी कि उस निकम्मे उत्तरी राजकुमार की मृत्यु होते ही वह अपनी बहन को लेकर उत्तरी शहर छोड़कर आराम और सुखमय जीवन व्यतीत करने चली जाएगी। लेकिन अब उसे पता चला कि यान काउंटी न केवल हारी नहीं, बल्कि उत्तरी शहर ने बर्बर सैनिकों को परास्त कर दिया है और यह एक करारी जीत थी। इससे उसका सारा भ्रम टूट गया और वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकी। आखिरकार ये खबर कुछ ज्यादा ही अवास्तविक लग रही थी। ब्रिट्सुम के लोगों के बीच नॉर्थ सिटी की स्थिति अच्छी तरह से ज्ञात थी और चू किंगली ने नॉर्थ सिटी जाते समय ये भी सुना था कि शाही दरबार ने उत्तर की सहायता के लिए केवल 70,000 सैनिक भेजे थे। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि क्या 70,000 सैनिकों की वह सेना इतने कम समय में उत्तरी शहर तक पहुंच सकती थी? अगर वे वास्तव में उत्तरी शहर पहुंच भी जाते तो उत्तरी शहर के सैनिकों सहित उनकी संख्या लगभग 1 लाख ही होती। 1 लाख सैनिक बर्बर जनजाति की 3 लाख घुड़सवार सेना को हराने की उम्मीद कर रहे हैं। यदि इसका उद्देश्य केवल बर्बर जनजाति को रोकना और उन्हें दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकना होता तो इसकी एक बहुत कम संभावना हो सकती थी। लेकिन बर्बर जनजाति के 2 लाख लोगों को मार गिराना और 1 लाख अन्य को बंदी बना लेना, महान सुंग के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व सैन्य उपलब्धि पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? हालांकि चू किंगली के बोलते ही शहर के बुर्ज पर तैनात ब्रोकेड गार्ड के एक कमांडर ने कहा, मुझे कैप्टन मो की बात पर पूरा यकीन है। राजकुमार तो भाग्य का पुत्र है, उसके सामने 3 लाख बर्बर सैनिक क्या हैं? वे तो मुर्गे कुत्ते के सिवा कुछ नहीं। ब्रोकेड गार्ड के कमांडर के बोलते ही अन्य सैनिकों ने भी यही बात दोहराई। बिल्कुल सही, बर्बर सैनिक राजकुमार के सामने कुछ भी नहीं है। कैप्टन मो ने जो कहा है वह सच ही होगा। दीवार पर तैनात सैनिकों की आवाज सुनकर चू किंगली पूरी तरह से चकित रह गई। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उत्तरी शहर के सैनिक उत्तरी राजकुमार को इतना सम्मान देते हैं। क्या उत्तरी राजकुमार एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं था? क्या इन सैनिकों ने सचमुच कहा था कि 3 लाख बर्बर घुड़सवार सेना उत्तरी राजकुमार के सामने मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थी? इसका क्या मतलब है कि उत्तर का राजकुमार नियति का पुत्र है? उत्तर के राजकुमार ने इन सैनिकों पर किस तरह का जादू कर दिया है? इससे चू किंगली को चू युकीन की याद आ गई। चू युकीन को भी शायद कोई मोहक औषधि पिलाई गई होगी। कुछ देर सोचने के बाद मु शिंगपिंग ने सीधे कहा, शहर के द्वार खोल दो। मु शिंगपिंग अपने बड़े भाई को अच्छी तरह जानता था। भले ही मु जिंगवू सचमुच ब्रिट्सुम के साथ विश्वासघात करे, वह केवल किसी अन्य राजवंश में शामिल होने पर विचार करेगा, न कि उस बर्बर जनजाति में जिसके साथ उनकी गहरी दुश्मनी थी। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शहर में अभी भी उनके अपने मु परिवार के सदस्य मौजूद थे। मु शिंगपिंग के आदेश सुनते ही सैनिकों ने बिना किसी झिझक के शहर के द्वार खोल दिए। चू किंगली ने मन ही मन सोचा कि यह उनकी बेहद मूर्खतापूर्ण हरकत थी। जब बाहर मौजूद भारी घुड़सवार सेना थोड़ी देर में अंदर घुस आएगी तो उन्हें इसका पछतावा होगा। हालांकि उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह वास्तव में एक अवसर था। अगर भारी घुड़सवार सेना सचमुच अनपिंग शहर में घुस जाती तो वह अपनी बहन को लेकर उत्तरी शहर से निकल सकती थी।
उसके लिए भाग निकलना कभी भी मुश्किल काम नहीं था। लेकिन चू किंगली द्वारा परिकल्पित परिदृश्य घटित नहीं हुआ। मुजिंगू के अनपिंग शहर में प्रवेश करने के बाद काली घुड़सवार सेना वहीं डटी रही। उन्होंने न केवल हमला करने से परहेज किया बल्कि मुड़कर दक्षिण की ओर मुंह कर लिया, मानो वे सतर्क हों। इसी समय मु शिंगपिंग और चू युकीन मुजिंगू का अभिवादन करने के लिए शहर के टावर से नीचे उतरे। जैसे ही मुजिंगू शहर में दाखिल हुए, मु शिंगपिंग जल्दी से उनके पास पहुंचे और पूछा, बड़े भाई, क्या आपने जो कुछ भी कहा वह सब सच है? क्या राजकुमार ने सचमुच 2 लाख बर्बर सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख अन्य को बंदी बना लिया? मुजिंगू ने उत्तर दिया, हाँ, ये सब सच है। आप सबके जाने के बाद 50,000 भारी घुड़सवारों की एक टुकड़ी यान काउंटी में आ पहुंची। कहा जाता है कि इस भारी घुड़सवार सेना का गठन राजकुमार ने गुप्त रूप से किया था, जिन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त हथियार भी शामिल किया था। यान काउंटी में केवल 10,000 से कुछ अधिक सैनिक हताहत हुए। मुजिंगू की बातें सुनकर चू युकीन को तुरंत लू चेन के पास मौजूद उस रहस्यमय हथियार की याद आ गई, जो 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट और ग्रैंडमास्टर को पल भर में मार सकता था। अगर लू चेन के पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली और भयावह हथियार होता तो बर्बर जनजाति से निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन लू चेन ने भारी घुड़सवार सेना को कब प्रशिक्षित किया, इस बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ब्रोकेड गार्ड्स को भी नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन ये तो एक पूरी सेना थी। 50,000 सैनिकों वाली भारी घुड़सवार सेना को बनाए रखने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। निश्चित रूप से राजकुमार के महल को इन सैनिकों को संसाधन उपलब्ध कराने पड़ते थे। फिर भी चू युकीन ने इससे संबंधित कोई व्यय नहीं देखा था। इस समय मु शिंगपिंग ने अपना सिर झुकाया और शहर के द्वार से दूर स्थित भारी घुड़सवार सेना पर एक नजर डाली और फिर पूछा, बड़े भाई, क्या ये भारी घुड़सवार सेना राजकुमार के नेतृत्व में है? हाँ, मुजिंगू ने पुष्टि की। उन्होंने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन ब्लैक कैवलरी की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह है। ये प्रत्येक 100 दुश्मनों को आसानी से परास्त कर सकती हैं। जिज्ञासावश मु शिंगपिंग ने पूछा, राजकुमार इतने सारे क्यों भेजेंगे? क्या भारी घुड़सवार सेना बहनों को लेने आएगी? मुजिंगू ने चारों ओर नजर डाली और फिर फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार को चिंता थी कि दक्षिण को उनकी जीत के बारे में पता चल जाएगा और वे वहां की बहनों को ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे 5,000 भारी घुड़सवार सेना लाने को कहा। हालांकि मुजिंगू ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे किससे बचाव कर रहे थे। मु शिंगपिंग ने तुरंत ही उनके इशारे को समझ लिया। दक्षिण से तात्पर्य राजधानी शहर से ही था। अब जबकि उत्तरी राजकुमार ने 3 लाख सैनिकों वाली बर्बर लौह घुड़सवार सेना को परास्त कर अपना नाम कमा लिया था और उसके पास हजारों की संख्या में भारी घुड़सवार सेना थी, वह व्यवहार में ग्रेट सुम का सबसे सैन्य रूप से शक्तिशाली जागीरदार बन गया था और दरबार के लिए उससे सावधान रहना अनिवार्य हो गया था। उत्तरी राजकुमार की आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए दरबार संभवतः उसके बच्चों को बंधक बनाकर राजधानी ले जाएगा। मुजिंगू की बातें सुनकर चू युकीन को भी लगा कि लू चेन ने सही कदम उठाया है। मुजिक्सुआन को समय पर यान काउंटी वापस लाने के लिए किसी को भेजना वाकई महत्वपूर्ण था। इस समय चू युकीन ने कहा, तुम दोनों पहले मुझसे मिल लो। मुझे जल्दी वापस जाकर जिक्सुआन को इस बारे में सूचित करना होगा ताकि वे चिंता न करें। उसके बोलते ही चू युकीन अपने घोड़े पर सवार हुई और तुरंत ही अस्थायी राजकुमार के महल की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। ये देखकर चू किंगली एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। चू युकीन से मिलने के बाद चू किंगली ने तुरंत पूछा, बहन, क्या आपको वाकई लगता है कि उस आदमी ने जो कहा वह सच है? सवारी करते हुए चू युकीन मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि आपको शक है कि यह झूठ है, लेकिन वास्तव में चेन र चमत्कार कर सकती है। जब आप अपनी बहन के साथ यान काउंटी जाएंगी तब आपको समझ आ जाएगा। यह चू किंगली के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे बस यही महसूस हो रहा था कि चू युकीन की मदद करना असंभव है। अध्याय 122 अध्याय 120 उत्तर की रानी, राजकुमार उत्तर की ओर अग्रसर। अध्याय 120 उत्तर की रानी, राजकुमार उत्तर की ओर अग्रसर। अनुवादक 54,96,90,339। मुजिक्सुआन और अन्य लोग अभी भी आंगन में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यान काउंटी पर यूं ही कब्जा कर लिया गया था। बेशक वे इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अगर लू चेन को सच में कुछ हो जाता तो उनकी किस्मत ही खराब हो जाती। इस समय झो यू सिसकते हुए बोली, वो रानी, राजकुमार ठीक हो जाएंगे, है ना? मुजिक्सुआन पत्थर की बेंच पर खाली निगाहों से बैठी हुई थी और अन्य ढंग से बोली, मुझे राजकुमार पर भरोसा है। राजकुमार अमर है और अमर इतनी आसानी से नहीं मरते। जब तीनों महिलाएं चिंता से बेहाल थीं, तभी एक नौकरानी दौड़कर अंदर आई और बोली, रानी, मैडम चू और बाकी सब वापस आ गए हैं। मुजिक्सुआन तुरंत पत्थर की बेंच से उठी और आंगन के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी, लेकिन उसके द्वार तक पहुंचने से पहले ही चू युकीन अंदर आ गई। मुजिक्सुआन ने तुरंत पूछा, मैडम चू, क्या स्थिति है? क्या वे घुड़सवार बर्बर जनजाति से हैं? चू युकीन ने उत्तर दिया, जिक्सुआन, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे घुड़सवार बर्बर जनजाति से नहीं हैं, बल्कि चेन एयर द्वारा आपको यान काउंटी वापस ले जाने के लिए भेजे गए हैं। ये सुनकर तीनों महिलाओं के दिलों से एक बड़ा बोझ उतर गया। झो यू ने आंसू पोंछते हुए कहा, वाह, कितनी राहत मिली। मुझे लगा था कि यान काउंटी पर बर्बर जनजाति ने कब्जा कर लिया है। शियाझो और दाझो के विपरीत मुजिक्सुआन ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत पूछा, मैडम चू, उत्तरी शहर में हजारों घुड़सवार कब से हैं?
एक जनरल की उत्तराधिकारी होने के नाते भले ही मु जिक्सुआन को सैन्य मामलों की अच्छी समझ न हो, फिर भी वह ऐसी जानकारियों के प्रति संवेदनशील थीं। जब उन्होंने यान काउंटी छोड़ी तो उन्हें वहां की सैन्य स्थिति की पूरी जानकारी थी। यान काउंटी में घुड़सवार सेना का अभी भी संगठन किया जा रहा था। हजारों घुड़सवारों की तो बात ही छोड़िए, युद्ध में इस्तेमाल किए जा सकने वाले घोड़ों की भी पर्याप्त संख्या नहीं थी। ये घुड़सवार कहाँ से आए थे? मु जिक्सुआन का सवाल सुनकर चू किंगली को मन ही मन थोड़ी खुशी हुई। उसे लगा कि आखिरकार उसे कोई समझदार इंसान मिल ही गया। अप्रत्याशित रूप से अंत में उत्तरी राजकुमार की रानी ने अपना संयम बरकरार रखा। वास्तव में किसी को उसके सबसे करीबी व्यक्ति ही सही मायने में समझ सकते हैं। बाकी सभी लोग उत्तरी राजकुमार के जादू में फंस चुके थे। जैसे ही चू किंगली रानी द्वारा झूठ का पर्दाफाश किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, चू युकीन ने कहा, जिक्सुआन, क्या तुम ब्रोकेड गार्ड के बारे में भूल गई हो? चू युकीन का सवाल सुनकर मु जिक्सुआन अचानक वास्तविकता में लौट आया। जी हाँ, उसे ये भी नहीं पता था कि लू चेन ने ब्रोकेड गार्ड की स्थापना कब की थी। ब्रोकेड गार्ड एक विशाल खुफिया संगठन था। ऐसी संरचना स्थापित करने में कुछ वर्षों का समय लगना स्वाभाविक था। अगर लू चेन के पास ब्रोकेड गार्ड जैसा कोई गुप्त संगठन था तो इसका मतलब ये था कि वह काफी समय से घुड़सवार सेना को संगठित कर रहा था, बस उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। उत्तरी राजकुमार हमेशा से एक रहस्यमय व्यक्ति था। ये स्वाभाविक था कि कुछ छोटे मोटे रहस्य ऐसे हों जिनके बारे में वह नहीं जानती थी। ये सोचकर मु जिक्सुआन ने कहा, मैडम चू, मैं आपकी बात समझ गई। चलिए तैयार हो जाए, हम आज ही यान काउंटी के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर चू किंगली स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। हालांकि वह अंदर ही अंदर बेहद उलझन और असमंजस में थी। रानी अपनी बहन को इतनी जल्दी कैसे समझ गईं? ब्रोकेड गार्ड, यह क्या था? ब्रोकेड गार्ड का जिक्र सुनकर रानी ने नॉर्थ सिटी में हजारों घुड़सवारों की मौजूदगी को क्यों स्वीकार कर लिया? चू किंगली ने सोचा था कि मु जिक्सुआन को अक्ल आ जाएगी और वह बर्बर जनजाति की साजिश को समझ जाएगी, लेकिन अंत में मु जिक्सुआन भी इस पर विश्वास करने लगी। चू किंगली को बेचैनी महसूस हुई। यदि नॉर्थ प्रिंस मैंशन सचमुच उन बाहरी घुड़सवारों के साथ जाता है तो वे यान काउंटी के बजाय बर्बर जनजाति के दरबार में पहुंच सकते हैं। चूंकि उत्तरी राजकुमार के महल की सभी महिलाएं कुछ हद तक सुंदर थीं, बर्बर जनजाति ने जानबूझकर उत्तरी राजकुमार के सैनिकों के रूप में लोगों को भेजा होगा ताकि उन्हें धोखा देकर यान काउंटी में ले जाया जा सके। चू किंगली को यकीन था कि उसका अनुमान सही था। आखिरकार उत्तरी राजकुमार तो बस एक निकम्मा था। वह बर्बर जनजाति की विशाल सेना को भला कैसे हरा सकता था? जैसे ही चू किंगली को चिंता होने लगी कि यह बर्बर जनजाति द्वारा बिछाया गया जाल है, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसे कुछ एहसास हुआ। अगर यह वाकई बर्बर जनजाति का जाल था तो शायद यह उसके लिए अच्छा ही हो। उसे डरने की क्या जरूरत थी? समय आने पर वह अपनी बहन को लेकर दूर भाग सकती थी। हालांकि हजारों बर्बर घुड़सवार सेना डरावनी थी, लेकिन वे सभी भारी घुड़सवार सेना थे और उसकी किंगोंग उत्कृष्ट थी। यह निश्चित नहीं था कि वे उसका पीछा कर पाएंगे। उसमें असंख्य सैनिकों के बीच से किसी को भी चुपके से निकालने की क्षमता थी। इस विचार के साथ चू किंगली थोड़ी उत्साहित महसूस करने लगी और उसे उम्मीद थी कि हवेली की महिलाएं उत्तर की ओर जाएंगी ताकि उसे भी अपना मौका मिल सके। इसी बीच चू युकीन ने कहा, हम चलो जल्दी से तैयारी शुरू कर देते हैं। चेन एयर ने उत्तरी शहर में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगर देरी हुई और खबर दक्षिण तक फैल गई तो दक्षिण से लोग आ जाएंगे। मु जिक्सुआन को अभी तक लू चेन के सैन्य कारनामों की सीमा का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह चू युकीन का मतलब समझ गई थी। तुरंत ही उसने आंगन में मौजूद नौकरानियों को निर्देश दिया, राजकुमार के महल में सभी को तुरंत सूचित करो, अपना सामान पैक कर लो। हम सूर्यास्त से पहले यान काउंटी के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान राजकुमार के अस्थायी महल के एक कमरे के अंदर लाल रंग की लंबी स्कर्ट पहने एक महिला ब्यूटी काउच पर असहज रूप से करवटें बदल रही थी। उसकी लंबी सुडौल टांगों को आराम करने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक पल में बायां पैर दाएं पैर के ऊपर और कुछ ही देर बाद दायां पैर बाएं पैर के ऊपर महिला सोफे पर लेटी हुई अपने नितंबों को मटका रही थी। अपने कोमल हाथ से सिर को सहारा देते हुए आराम से बैठी थी, जिससे उसका सुडौल शरीर पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। यह अफसोस की बात थी कि इस समय उसके आकर्षक शरीर को देखने वाला कोई नहीं था। वांग किंगसी आंगन में हो रही हर चीज से पूरी तरह बेखबर थी और उसने उस घबराहट का अनुभव नहीं किया था जिससे मु जिक्सुआन और अन्य लोग अभी अभी गुजरे थे। अध्याय 123 अध्याय 123 अध्याय 120 उत्तर की रानी राजकुमार उत्तर की ओर रवाना _2 अध्याय 123 अध्याय 120 उत्तरी राजकुमार की रानी उत्तर की ओर रवाना होती है _2 अनुवादक 54,96,90,339। जब से वह मु जिक्सुआन और अन्य लोगों के साथ दक्षिण की यात्रा पर निकली थी तब से वह लगभग हर दिन अपने कमरे में ही बिताती थी। हालांकि वह लू चेन की दासी थी, फिर भी मु जिक्सुआन और अन्य लोगों के साथ उसके संबंध काफी अच्छे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि चू युकीन हमेशा उसे नापसंदगी भरी नजरों से देखती थी और वांग किंगसी लू चेन की अनुपस्थिति में चू युकीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने बस उनके साथ बातचीत और चाय पीने से परहेज किया। इस समय वांग किंगसी ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां जैड की तरह कोमल थीं और उसने अपनी लंबी लाल रेशमी पोशाक का किनारा ऊपर उठाया जिससे उसके बर्फीले सफेद पैर दिखाई दिए। फिर उसने आह भरी और कहा, मेरे युवा राजकुमार, ये सेविका आपसे दोबारा कब मिल पाएगी?
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वांग किंगसी को अपना वर्तमान जीवन बेहद नीरस लग रहा था। उसे पहले डर लगता था कि लू चेन उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, लेकिन अब जब उसने उसे इतने लंबे समय से नहीं देखा था तो उसे वास्तव में असहजता महसूस हो रही थी। उसे लगने लगा कि वह सचमुच नीच है और अगर लू चेन उसे बुरी तरह प्रताड़ित नहीं करता तो उसे अंदर से बेचैनी महसूस होती है। तभी दरवाजे के बाहर एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी। सुश्री वांग, उत्तरी राजकुमार की रानी ने आदेश दिया है कि राजकुमार के महल में सभी लोग तुरंत सामान पैक करना शुरू कर दें। हम शाम तक यान काउंटी लौट आएंगे। ये सुनकर वांग किंगसी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक अपने सोफे से उठ खड़ी हुई। वह झटपट दरवाजे तक गई, उसे खोला और पूछा, क्या हमारा सामान पैक करना है? क्या युद्ध समाप्त हो गया है? नौकरानी ने जवाब दिया, कहा जाता है कि यह सब खत्म हो गया है। राजकुमार के महल में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि राजकुमार ने उत्तरी शहर में बर्बर जनजाति के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख अन्य को बंदी बना लिया। ये सुनकर वांग किंगसी एक बार फिर स्तब्ध रह गई। क्या युवा राजकुमार इतना क्रूर था? वह हमेशा से यही सोचती थी कि उसकी उग्रता केवल बिस्तर में ही होती है। बर्बर सेना के 2 लाख सैनिकों को मार गिराना और 1 लाख को बंदी बनाना, उसने ये कैसे किया? लेकिन फिर भी युवा राजकुमार हमेशा से एक रहस्यमय व्यक्ति रहा है। चूंकि उसने यान काउंटी में रहने का साहस किया, इसका मतलब ये था कि वह शुरू से ही आश्वस्त था कि वह बर्बरों को रोक सकता है। हालांकि हासिल की गई जीतें कुछ हद तक अविश्वसनीय थीं, लेकिन ये देखते हुए कि इन सब के पीछे युवा राजकुमार का हाथ था, असंभव भी संभव लगने लगा था। इस विचार के साथ ही वांग किंगसी की लू चेन के प्रति प्रशंसा अचानक और गहरी हो गई और एक पल के लिए उसने अपने कोमल शरीर में गर्माहट महसूस की। यहाँ तक कि उसने अनजाने में ही अपने पैरों को कसकर पकड़ लिया, ये कामना करते हुए कि काश वह इस समय अपने युवा राजकुमार के साथ होती। एक ही समय पर अस्थायी राजकुमार के महल के एक मंडप में चेन वानरों और लिन वान्युन ध्यान कर रही थीं। तभी उन्होंने महसूस किया कि महल के आसपास की नौकरानियां और नौकर व्यस्त हो गए हैं, जिससे कभी शांत रहने वाला राजकुमार का महल फिर से जीवंत हो उठा है। दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। चेन वानरों ने आंगन में भाग दौड़ कर रही नौकरानियों को देखा और पास खड़ी एक नौकरानी की ओर मुड़कर पूछा, क्या हो रहा है? नौकरानी ने कहा, यह नौकरानी निश्चित नहीं है, मैं तुरंत जाकर पता लगाती हूँ। इसके बाद नौकरानी अन्य नौकरानियों और दासियों से पूछताछ करने के लिए मंडप से बाहर चली गई। वह जल्द ही चेन वानरों के पास लौट आई। प्रसन्न भाव से भरी हुई नौकरानी ने उत्साहपूर्वक कहा, श्रीमती चेन, श्रीमती लिन, रानी ने हमें जल्दी से सामान पैक करने का आदेश दिया है। हम सूर्यास्त से पहले यान काउंटी लौट आएंगे। ये सुनकर लिन वान्युन ने हैरानी से पूछा, हम इतनी जल्दी यान काउंटी लौट रहे हैं? क्या युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है? नौकरानी ने जवाब दिया, कहा जाता है कि यह सब समाप्त हो गया है। और इतना ही नहीं, राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए 2 लाख बर्बर सैनिकों को मार डाला और 1 लाख अन्य को बंदी बना लिया। नौकरानी का जवाब सुनकर लिन वान्युन और चेन वानरों दोनों ही अचंभित रह गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। क्या उन्होंने बर्बर सेना के 2 लाख सैनिकों को मार डाला था और 1 लाख अन्य लोगों को पकड़ लिया? भले ही वे अपनी सैन्य उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हों, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी लग रहा था, है ना? यदि उत्तरी राजकुमार ने वास्तव में यान काउंटी और उत्तरी शहर की रक्षा की होती और बर्बरों को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका होता, तब भी यह असंभव था कि उसने 2 लाख बर्बरों को मार डाला होता। उत्तरी शहर की स्थिति उनके रहस्यमयी चंद्र महल को भलीभांति ज्ञात थी। उत्तर का राजकुमार क्या कर रहा था? सैन्य उपलब्धियों का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, क्या वह शाही दरबार की निंदा से नहीं डरता था? बेशक चेन वानरों के लिए बड़ा चढ़ाकर बताई गई उपलब्धियों से कहीं अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि उत्तरी राजकुमार वास्तव में उत्तरी शहर की सीमित सेनाओं के साथ बर्बर जनजाति को रोकने में कामयाब रहा था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि बर्बर जनजाति के पास 3 लाख सैनिक थे, जबकि उत्तरी शहर के सभी सैनिकों और शाही दरबार द्वारा समर्थित 70,000 सैनिकों की कुल संख्या मात्र 1 लाख से थोड़ी अधिक थी। इसके अलावा बर्बर सैनिक युद्ध में अधिक भयंकर और वीर थे। यान काउंटी की दीवारों पर निर्भर रहने के अलावा उत्तरी शहर के सैनिकों के पास कोई विशेष लाभ नहीं था। उसी क्षण लिन वान्युन ने चेन वानरों से कहा, महल के स्वामी, इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मैं रहस्यमयी चंद्र महल के शिष्यों को इसकी बारीकियों की जांच करने के लिए कहूंगी। चेन वानरों ने जवाब में बस गुनगुनाया और कुछ खास नहीं कहा। ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी और इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच की सख्त जरूरत थी। आखिरकार उनके रहस्यमय चंद्र महल का खुफिया नेटवर्क काफी शक्तिशाली था और उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसके बाद लिन वान्युन ने अस्थायी राजकुमार के महल को छोड़कर शहर में स्थित रहस्यमयी चंद्र महल के शिष्यों को मामले की जांच करने के लिए कहा। लगभग आधे घंटे बाद रहस्यमयी चंद्र महल के शिष्यों ने एकत्रित जानकारी को एक सुव्यवस्थित पुस्तिका में संकलित करके चेन वानरों को सौंप दिया। अपने हाथों में पुस्तिका को देखते हुए चेन वानरों गहरी सोच में डूब गई। क्या उत्तरी राजकुमार ने रानी का यान काउंटी में स्वागत करने के लिए 5,000 भारी घुड़सवार सेना भेजी थी? उत्तर के राजकुमार के पास भारी घुड़सवार सेना कब से थी? क्या इतना गरीब उत्तरी शहर 5,000 भारी घुड़सवारों का रखरखाव कर सकता था?
ये तो सबको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रेट जिया साम्राज्य में केवल 20,000 से कुछ अधिक भारी घुड़सवार ही थे। इसके अलावा उनके रहस्यमय चंद्र महल ने उत्तरी शहर में भारी घुड़सवार सेना के बारे में कभी नहीं सुना था। जहां नियमित घुड़सवार सेना भी दुर्लभ थी, भारी घुड़सवार सेना की तो बात ही छोड़ दें। अध्याय 124 अध्याय 124 अध्याय 120 उत्तर की रानी राजकुमार उत्तर की ओर रवाना _3 अध्याय 124 अध्याय 120 उत्तरी राजकुमार की रानी उत्तर की ओर रवाना होती है _3 अनुवादक 54,96,90,339 ये 5,000 भारी घुड़सवार सैनिक अचानक कहां से आ गए? क्या वे सचमुच नॉर्थ प्रिंस के अधीन सैनिक हैं? चेन वानरों को खुफिया रिपोर्ट पकड़े हुए भी चुप देखकर लिन वान्यून ने कहा, महल के स्वामी, क्या ये भारी घुड़सवार भेष बदले हुए बर्बर जनजाति के सदस्य हो सकते हैं? शायद यान काउंटी पर पहले ही कब्जा हो चुका है और वे उत्तरी राजकुमार के सैनिकों का वेश धारण करके उत्तरी राजकुमार के महल की महिलाओं को यान काउंटी में बर्बर जनजाति के शाही दरबार में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अनपिंग शहर में भारी घुड़सवार सेना के आगमन के बारे में जानने पर कोई भी सामान्य व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सोचेगा कि ये भेष बदले हुए बर्बर जनजाति के सदस्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ सिटी के पास भारी घुड़सवार सेना बिल्कुल भी नहीं है और वह इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बनाए रखने का खर्च वहन नहीं कर सकती। यह एक ऐसी सेना है जो अचानक कहीं से प्रकट हुई है। क्या शाही दरबार द्वारा उत्तरी राजकुमार के लिए इस भारी घुड़सवार सेना को तैनात किया जा सकता है? ये और भी अधिक असंभव है। दक्षिण की ओर बढ़ रही बर्बर जनजाति से बचाव के लिए दरबार उत्तर की ओर केवल 70,000 सैनिकों को तैनात करने को तैयार है, तो वे उत्तरी राजकुमार के पास भारी घुड़सवार सेना कैसे भेज सकते हैं? 5,000 की तो बात ही छोड़ दें, महान शिया राजवंश के 20,000 भारी घुड़सवार सैनिक सुम सम्राट के हाथों की सबसे तेज तलवार हैं और वह इस समय राष्ट्रीय रक्षा के लिए ऐसे हथियार का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। लिन वान्यून की बातें सुनकर चेन वानरों होश में आ गई। शांत भाव से उसने खुफिया रिपोर्ट नीचे रख दी और धीरे से बोली, अगर बर्बर जनजाति उत्तरी राजकुमार की महिला को यान काउंटी में बहलाना चाहती है तो अनपिंग शहर में इतनी भारी घुड़सवार सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2,000 घुड़सवार ही काफी होंगे। फिलहाल अनपिंग शहर के बाहर 5,000 भारी घुड़सवार तैनात हैं। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उत्तरी भूमि की बर्बर जनजाति इतनी बड़ी घुड़सवार सेना के लिए जरूरी इतने कवच बना सकती है या नहीं। अगर बर्बर जनजाति के पास सचमुच 5,000 भारी घुड़सवार हों भी तो भी वे राजकुमार के महल की एक महिला को धोखा देने के लिए इतनी बड़ी सेना को इस जगह पर नहीं भेजेंगे। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये पूरा मामला शुरू से अंत तक रहस्य से घिरा हुआ है। चेन वानरोंग ने आगे कहा, यान काउंटी लौटने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह सब क्या है। चेन वानरोंग की बातें सुनकर लिन वान्यून ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महल के स्वामी, हमें अभी तक यह नहीं पता कि इन 5,000 घुड़सवारों के साथ कोई छल है या नहीं। यदि हम उत्तर राजकुमार हवेली के लोगों के पीछे पीछे उत्तर की ओर चले गए तो मुझे डर है कि खतरा हो सकता है। चेन वानरोंग ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, अगर कोई खतरा हुआ तो हम पहले मौके पर ही काफिले को छोड़ देंगे। 5,000 भारी घुड़सवार सेना हमें रोक नहीं सकती। लिन वान्यून ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। वाकई यह असंभव लग रहा था कि 5,000 भारी घुड़सवार सेना किसी ग्रैंड मास्टर को, खासकर मिस्टीरियस मून पैलेस के पैलेस मास्टर को, रोक सके। इसके बाद लिन वान्यून ने कहा, मैं समझ गई, मैं अभी किसी से हमारा सामान पैक करवा देती हूँ। शाम तक सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान विभिन्न आकृतियों के शाम के बादलों से भर गया था और एक विशाल काफिला धीरे धीरे अनपिंग शहर से बाहर निकल रहा था। अनपिंग शहर के आम लोगों को पहले ही यह खबर मिल चुकी थी कि उत्तरी राजकुमार ने बर्बर जनजाति के 2 लाख लोगों का नरसंहार किया और 1 लाख अन्य को बंदी बना लिया। पहले तो आम लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह उपलब्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई लग रही थी। इसके अलावा उनके राजकुमार को अक्षम समझा जाता था और उत्तरी शहर की सैन्य शक्ति भी कोई खास प्रभावशाली नहीं थी। क्या उत्तरी शहर की सीमित सैन्य शक्ति बर्बर जनजाति के 2 लाख सैनिकों का संहार करने में सक्षम थी? सपने में भी ऐसा नहीं हो सकता था। हालांकि जब आम लोगों ने राजकुमार के महल के काफिले को वास्तव में अनपिंग शहर से उत्तर की ओर जाने की तैयारी करते हुए देखा तो उन्हें अचानक लगा कि उत्तरी राजकुमार ने यान काउंटी में एक बड़ी सैन्य सफलता प्राप्त कर ली होगी। भले ही उन्होंने बर्बर जनजाति के 2 लाख सैनिकों का नरसंहार न किया हो, फिर भी संभवतः उन्होंने बर्बर जनजाति के हमले को रोक दिया होगा। या हो सकता है कि बर्बर जनजाति की सेनाएं पहले ही उत्तरी शहर छोड़ चुकी हों। अन्यथा रानी और अन्य लोग इस समय उत्तर की ओर कैसे जा सकते थे? जो आम लोग नॉर्थ प्रिंस मैंशन के पीछे पीछे दक्षिण की ओर गए थे, वे अब फिर से अपना सामान उठाकर नॉर्थ प्रिंस मैंशन के पीछे पीछे उत्तर की ओर जा रहे थे। आम लोगों की नजर में उत्तरी राजकुमार अपनी महिलाओं को खतरे में नहीं पड़ने देगा। रानी के उत्तर की ओर जाने से यह निश्चित था कि उत्तरी शहर का संकट हल हो गया था। बर्बर जनजाति के 2 लाख लोगों को मार गिराने और 1 लाख अन्य लोगों को बंदी बनाने की बात को हल्के में लिया जाना चाहिए और इसे एक सुखद काल्पनिक कहानी के रूप में ही लिया जाना चाहिए। अध्याय 125 अध्याय 125 अध्याय 121 राजधानी में खुशखबरी आए _आए। अध्याय 125 अध्याय 121
राजधानी में खुशखबरी आए _आए। अनुवादक 54,96,90,339। जब उत्तरी राजकुमार के महल से काफिला अनपिंग शहर से निकला तो राजकुमार के महल के कुछ लोग वास्तव में थोड़े तनाव में थे, क्योंकि वे सभी चिंतित थे कि अनपिंग शहर के बाहर मौजूद घुड़सवार सेना वास्तव में बर्बर जनजाति की घुड़सवार सेना थी। हालांकि जैसे ही वे शहर के द्वार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि घुड़सवार सेना अभी भी वहीं तैनात थी, पहरा दे रही थी, और उसने राजकुमार के महल के काफिले को कुछ नहीं किया था। तभी सभी को राहत मिली। इसी समय काफिले के भीतर एक गाड़ी का पर्दा उठाया गया और लिन वान्यून और चेन वानरोंग ने गाड़ी की खिड़की से काले कवच में सजे भारी घुड़सवारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ये देखकर कि सेना का नेतृत्व करने वाला कमांडर एक ग्रैंडमास्टर था, चेन वानरोंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। फिर लिन वान्यून ने कहा, ये लोग वाकई बर्बर जनजाति के लोगों जैसे नहीं दिखते, लेकिन ये ग्रेट शिया की भारी घुड़सवार सेना से भी मिलते जुलते नहीं हैं। चेन वानरोंग चुप रही। उसने भी इस बात पर गौर किया था। बर्बरों और ग्रेट जिया के लोगों में कुछ अंतर हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इस घुड़सवार सेना के सैनिक ग्रेट जिया के लोगों से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन जाहिर तौर पर ग्रेट जिया के पास काले रंग के मानक कवच वाली भारी घुड़सवार सेना नहीं थी। ग्रेट जिया की भारी घुड़सवार सेना चांदी के चमकदार कवच का इस्तेमाल करती थी, काले कवच का नहीं। इसलिए ये बहुत संभव था कि ये भारी घुड़सवार सेना भी ग्रेट जिया की नहीं थी। यह अजीब था। 5000 सैनिकों की एक विशाल घुड़सवार सेना जो न तो बर्बर जनजाति से संबंधित थी और न ही ग्रेट जिया से, वे कहाँ से प्रकट हुए? क्या उत्तरी राजकुमार अचानक से सेना प्रकट कर सकता है? लिन वान्यून ने एक बार फिर एक साहसिक अनुमान लगाया। क्या ये घुड़सवार किसी अन्य राजवंश से हो सकते हैं? चूंकि वे न तो ग्रेट जिया से थे, न ही बर्बर जनजाति से, और निश्चित रूप से उत्तरी शहर से भी नहीं थे, तो केवल एक ही संभावना थी। ये घुड़सवार सेना उत्तरी राजकुमार द्वारा किसी अन्य राजवंश से आमंत्रित विदेशी सुदृढ़ीकरण थे। इस समय चेन वानरोंग ने धीरे से कहा, मैडम लिन, बर्बर जनजाति उत्तर में है, ग्रेट जुए पश्चिम में है, ग्रेट शिया दक्षिण में है, और विशाल महासागर पूर्व में है। चेन वानरोंग ने लिन वान्यून के अनुमान का सीधे तौर पर खंडन नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लिन वान्यून का अनुमान भी असंभव था। सबसे पहले, ग्रेट शिया के अलावा उत्तरी शहर से सटे एकमात्र राजवंश द युए राजवंश के पास भारी घुड़सवार सेना नहीं थी। वे इतने गरीब थे कि मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उत्तरी शहर को भारी घुड़सवार सेना देना तो दूर की बात थी। यदि उत्तरी राजकुमार ने वास्तव में किसी अन्य राजवंश से यह घुड़सवार सेना उधार ली होती, तो उन्हें निश्चित रूप से ग्रेट शिया या ग्रेट जुए से होकर गुजरना पड़ता। किसी भी राजवंश के बीच से 5000 सैनिकों की एक विशाल घुड़सवार सेना का गुजरना निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। ये पूरी तरह से बख्तरबंद भारी घुड़सवार सेना थी, न कि केवल 5000 नियमित सैनिकों की एक टुकड़ी। जैसे ही भारी घुड़सवार सेना तैनात की जाती थी, आसपास के देशों या राजवंशों को भारी घुड़सवार सेना की गतिविधि के बारे में तुरंत पता चल जाता था। उत्तर का राजकुमार निश्चित रूप से इतनी बड़ी घुड़सवार सेना को गुप्त रूप से समुद्र के रास्ते उत्तर शहर तक नहीं पहुंचा सकता था, है ना? ठीक इसी समय ब्लैक कैवलरी का कमांडर अचानक गठन छोड़कर सीधे काफिले की ओर बढ़ गया। ये दृश्य देखकर लिन वान्यून तुरंत घबरा गई। इस घुड़सवार सेना का कमांडर असाधारण प्रतीत होता था, मानो वह पाताल लोक से निकला हुआ एक क्रूर सैनिक हो, जिसका शरीर एक भारी हत्यारे आभा से भरा हुआ था, जो उसके द्वारा ली गई अनगिनत जिंदगियों का संकेत देता था। सौभाग्यवश ग्रैंडमास्टर स्तर का कमांडर उनकी गाड़ी में नहीं आया, बल्कि रानी मुजिक्सुआन की गाड़ी में चला गया। जनरल जुवान्युआन चेन घोड़े से उतरे और मुजिक्सुआन की गाड़ी के सामने घुटने टेक कर बोले, ये तुच्छ जनरल जुवान्युआन चेन महारानी को अपना सम्मान अर्पित करता है। गाड़ी की खिड़की से देखते हुए मुजिक्सुआन ने तुरंत कहा, जनरल जुवान्युआन, कृपया जल्दी उठें। इस समय मुजिक्सुआन के आगे और पीछे की गाड़ियों में बैठे लोगों ने अपने पर्दे खोले और खिड़कियों से थोड़ा सा सिर बाहर निकालकर मुजिक्सुआन की तरफ देखा। जुवान्युआन चेन ने धन्यवाद रानी कहने के बाद जमीन से उठ खड़ा हुआ। उत्सुकतावश मुजिक्सुआन ने पूछा, जनरल जुवान्युआन, मैंने सुना है कि राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए 2 लाख बर्बर जनजाति के सैनिकों को मार डाला, क्या ये सच है? जुवान्युआन चेन ने तुरंत जवाब दिया, रानी के जवाब में, यह मामला बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं, हमने बर्बर जनजाति के 1 लाख सैनिकों को भी बंदी बना लिया है। जुवान्युआन चेन का जवाब सुनकर चू किंगली, जो पहले अपनी गाड़ी के अंदर भावहीन थी, भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। मुजिक्सुआन के प्रति जुवान्युआन चेन के रवैये से ऐसा प्रतीत होता था मानो जुवान्युआन चेन वास्तव में उत्तरी राजकुमार के अधीन एक सेनापति हो। यदि बर्बर जनजाति का इरादा रानी को उत्तर की ओर जाने के लिए धोखा देने का भी था, तो अब जब उत्तरी राजकुमार के महल का काफिला पहले ही शहर से निकल चुका था, तो उन्हें इस नाटक को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यह एक मास्टर स्तर का जनरल प्रतीत होता था। चू किंगली अपने ऊपर मंडरा रहे जानलेवा इरादे और मार्शल आर्टिस्ट की भयावह आभा को महसूस कर सकता था। क्या ग्रैंडमास्टर स्तर के बर्बर जनजाति के सेनापति को उत्तरी रानी के राजकुमार के सामने कार्रवाई करने की आवश्यकता थी? बर्बर जनजाति के योद्धा आमतौर पर महिलाओं के सामने घुटने नहीं टेकते, यह एक सर्वविदित तथ्य था। यहाँ तक कि ग्रेट शिया के लोग भी इससे अवगत थे। लेकिन अभी अभी जुवान्युआन चेन ने मुजिक्सुआन के सामने घुटने टेके, जिससे ये साबित होता है कि जुवान्युआन चेन संभवतः बर्बर जनजाति का सेनापति नहीं था। चू किंगली का दिल ठंडा हो गया। वह अपनी बहन के साथ भागने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी जुवान्युआन चेन सीधे रानी के सामने घुटने टेक कर बैठ गई।
लिन वान्युन और चेन वानरोंग भी आश्चर्यचकित रह गए जिस क्षण शुवान्युआन चेन ने उत्तरी राजकुमार की रानी के सामने घुटने टेके। इसका मतलब ये था कि भारी घुड़सवार सेना उत्तरी राजकुमार के महल से संबंधित थी, अन्यथा सेनापति रानी के सामने आधा घुटने टेकने का अनुष्ठान नहीं करता। इस युग में आमतौर पर केवल वे सैनिक जो किसी महिला मुखिया का विशेष सम्मान करते थे उसके सामने आधा घुटने टेकते थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यदि शुवान्युआन चेन ने उत्तर राजकुमार को स्वीकार कर लिया होता तो उसे मुजिक्सुआन के समक्ष आधा घुटने टेकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। महान जिया के अन्य सेनापतियों को भी मुजिक्सुआन से मिलने पर आधा घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें केवल झुककर प्रणाम करना होता था। इस अनुष्ठान को करके वह कुछ हद तक ये कह रहा था, उत्तरी राजकुमार की रानी को देखना ऐसा है मानो मैं उत्तरी राजकुमार को देख रहा हूँ। इस समय चेन वानरोंग ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूरे ग्रेट शिया को उत्तरी राजकुमार ने धोखा दिया है। लिन वान्युन ने चिंता से कहा, महल के स्वामी, हमें सीधे उत्तर नगर छोड़ देना चाहिए। उत्तर का राजकुमार मूर्ख नहीं है, उसे अवश्य ही यह एहसास हो गया होगा कि हम गुप्त इरादों से उसके करीब जा रहे हैं। उत्तरी राजकुमार द्वारा गुप्त रूप से इतनी विशाल सेना का एकत्रीकरण करना ही उसकी गहरी साजिश का प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी चंद्र महल की इस चाल को भला कैसे नहीं समझ सकता। यदि उत्तरी राजकुमार को पता चलता है कि रहस्यमयी चंद्र महल प्रेम कृमि के माध्यम से उसे नियंत्रित करने का इरादा रखता है तो वह उनके साथ सख्ती से पेश आ सकता है। इस समय चेन वानरोंग ने कहा, जब लोगों में इच्छाएं होती हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। उसने इतनी विशाल शक्ति एकत्रित कर ली है, निश्चित रूप से राजधानी में उस पद के लिए वह ऐसा कर सकता है। रहस्यमयी चंद्र महल को इस समय उसकी मदद करनी चाहिए। लिन वान्युन तुरंत चेन वानरोंग का मतलब समझ गई। चेन वानरोंग का इरादा लू चेन को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना और उसे सुम सम्राट के साथ जीवन मरण की लड़ाई में उलझाना था, जिससे अंत में रहस्यमयी चंद्र महल को लाभ मिल सके। चेन वानरोंग का विचार सरल था। चूंकि उत्तरी राजकुमार ने पहले ही इतनी जबरदस्त सेना एकत्रित कर ली थी, इसलिए उन्हें पहले उसे नियंत्रित करना चाहिए और फिर उसे और सुम सम्राट को आपस में लड़ने देना चाहिए। इससे सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र को परिष्कृत करने के लिए लू चेन का उपयोग करने में भी कोई बाधा नहीं आएगी। मूल रूप से लू चेन का महत्व केवल सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र को परिष्कृत करने के लिए था, लेकिन अब चेन वानरोंग के मन में उसका महत्व एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। चेन वानरोंग की बातें सुनकर लिन वान्युन ने मन ही मन आह भरी और कुछ नहीं कहा। उसी क्षण काफिला आगे बढ़ता रहा। महान शिया राजवंश, राजधानी शहर शुवानझेंग हॉल। आज भी हमेशा की तरह सुम सम्राट दरबार में भयंकर क्रोध में थे। तुम इतने लंबे समय से जांच कर रहे हो और अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे लिए आपराधिक न्याय मंत्रालय का क्या उपयोग है? सुम सम्राट की दहाड़ सुनकर आपराधिक न्याय मंत्रालय के अधिकारी कांप उठे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सुम सम्राट ने मंत्रालय को राजकुमार लू शुयुन के निवास पर हुए नरसंहार की जांच के लिए केवल कुछ ही दिन दिए थे। दिन बीत गए, लेकिन हत्यारे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में कौन जानता है कि वह कौन चालाक व्यक्ति था जिसने ब्लड मून टावर के एक हत्यारे को फंसाया, यह आरोप लगाते हुए कि हत्यारा राजकुमार लू शुयुन से नफरत करता था और इसलिए उनकी हत्या करना चाहता था। लेकिन सुम सम्राट इतनी आसानी से धोखे में नहीं आए। उन्हें जल्द ही खबर मिली कि ब्लड मून टावर के टावर मास्टर की उत्तरी शहर में मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन राजधानी में ब्लड मून टावर का अस्तित्व अब नामात्र का रह गया था। जाहिर है आपराधिक न्याय मंत्रालय को असली हत्यारा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने सारा दोष ब्लड मून टावर पर मढ़ दिया। इसके बाद सुम सम्राट ने मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को पद से हटा दिया और शेष अधिकारियों को जांच जारी रखने के लिए कुछ और समय दिया। फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। मंत्रालय के सभी अधिकारी उत्तरी राजकुमार और राजकुमार लू शुयुन के बीच के विवाद से अवगत थे, लेकिन उत्तरी राजकुमार किसी काम का नहीं था। वे सारा दोष उस पर नहीं डाल सकते थे। अगर वे दोष उत्तरी राजकुमार पर डालते तो उन्हें डर था कि इससे सुम सम्राट का क्रोध और भड़क उठेगा। तभी वामपंथी मंत्री लिन गाओयुआन ने दांत पीसते हुए कहा, महाराज, राजकुमार लू शुयुन की हत्या का प्रयास करने वाले हत्यारे को ढूंढना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तरी भूमि की वर्तमान स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दरबार में किसी और की तुलना में लिन गाओयुआन को उत्तरी भूमि की स्थिति की अधिक चिंता थी, क्योंकि उनका अपना बेटा ही युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहा था। लिन गाओयुआन की चेतावनी सुनकर सुम सम्राट ने अपने गुस्से को शांत किया और फिर आपराधिक न्याय मंत्रालय के अधिकारियों से कहा, मैं आपको 3 और दिन देता हूँ। अगर आप तब भी कुछ नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। इस समय सुम सम्राट बैठने ही वाले थे कि अचानक शुवानझेंग हॉल के बाहर से एक सैनिक की आवाज सुनाई दी, उत्तरी भूमि की विजय। ये सुनकर शुवानझेंग हॉल में मौजूद सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। एक बड़ी जीत? इस समय में इतनी बड़ी जीत कैसे संभव हो सकती है? राजधानी के 70,000 सैनिकों के साथ साथ उत्तरी शहर के मुट्ठी भर बूढ़े, कमजोर और बीमार सैनिकों के लिए उत्तरी शहर को बचाए रखना ही एक प्रभावशाली उपलब्धि होती। इतनी बड़ी जीत भला कैसे संभव हो सकती है? ये स्पष्ट था कि अग्रिम पंक्ति के जनरल सैन्य उपलब्धियों की झूठी रिपोर्ट देने के लिए अच्छी खबर गढ़ रहे थे। ये सोचकर कि उत्तर की ओर सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वामपंथी मंत्री लिन गाओयुआन का पुत्र था, दक्षिणपंथी मंत्री झाओ वेनहान से जुड़े लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोकी और गले को भींचा और तुरंत सैन्य रिपोर्टों में हेराफेरी करने के आरोप में लिन शियुमिंग पर महाभियोग चलाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि जब लाल रिबन वाला दूत हॉल में दाखिल हुआ तो उसके एक ही कथन ने पूरे दरबार को सन्नाटे में डुबो दिया।
शुवानजेंग हॉल में प्रवेश करते ही लाल रिबन वाला दूत तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथों में युद्ध रिपोर्ट पकड़े हुए और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोला, महाराज। उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा और 2 लाख बर्बर सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख को बंदी बना लिया। ये सुनकर ऐसा लगा मानो कोई बम गिर गया हो। पूरा दरबार हंगामे से गूंज उठा। सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने फर्जी युद्ध रिपोर्टें तो देखी थीं, लेकिन इतनी स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत रिपोर्ट उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बर्बर जनजाति के 2 लाख लोगों का संहार, क्या मजाक। उत्तरी शहर की सेनाएं बर्बर जनजाति के आक्रमण का सामना करने में ही काफी हद तक सफल हो रही थीं, और अब वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख बर्बर जनजाति के सैनिकों को मार गिराया था। अगर बर्बर जनजाति द्वारा 2 लाख नागरिकों का नरसंहार किया गया होता तो ये बात अधिक विश्वसनीय होती। आखिर इस युद्ध रिपोर्ट को किसने लिखा है? यह कोई युद्ध रिपोर्ट नहीं थी, ये तो मानो अपने 10 कुलों को इस मामले में घसीटने जैसा था। अध्याय 126, अध्याय 126, अध्याय 122। क्या कोई पूर्वज शाही समाधि से बाहर निकला? _ अध्याय 126, अध्याय 122। क्या पूर्वज शाही समाधि से बाहर निकले? _ अनुवादक 54,96,90,339। अदालत में मौजूद मंत्रियों के लिए रेड रिबन मैसेंजर की सैन्य रिपोर्ट किस हद तक फर्जी साबित हुई थी? यह इतना नकली हो गया था कि उनमें से किसी की भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रही। ब्रिट्सुम के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी ने इस तरह की फर्जी सैन्य रिपोर्ट प्रकाशित करने का साहस किया था। अगर रेड रिबन मैसेंजर की रिपोर्ट में ये दावा किया गया होता कि उन्होंने हजारों लोगों को मार गिराया और बर्बर जनजाति को परास्त कर दिया, तो अभी दक्षिणपंथी मंत्री झाओ वेनहान के गुट के मंत्री लिन शियुमिंग पर सैन्य उपलब्धियों के बारे में झूठी रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए उन पर महाभियोग चलाना शुरू कर चुके होते। लेकिन ये कहना कि उत्तरी राजकुमार ने 2 लाख बर्बरों को मार डाला, ऐसी स्पष्ट रूप से झूठी रिपोर्ट के आधार पर, क्या उन्हें महाभियोग चलाने की भी आवश्यकता थी? उन्होंने बोलने की हिम्मत तक नहीं की। ये 20,000 नहीं बल्कि 2 लाख थे। और अभी अभी रेड रिबन मैसेंजर ने ये भी दावा किया है कि नॉर्थ सिटी ने 1 लाख बर्बर सैनिकों को पकड़ लिया है। इससे क्या संकेत मिलता है? कुछ हद तक इससे ये संकेत मिलता है कि नॉर्थ सिटी ने दक्षिण की ओर बढ़ रही 3 लाख सैनिकों की पूरी बर्बर सेना का सफाया कर दिया था। यदि उत्तर के राजकुमार ने सचमुच यह उपलब्धि हासिल कर ली तो उनका योगदान सुंग सम्राट के बराबर होगा, और यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या ये संभव था? उत्तरी राजकुमार किस प्रकार का व्यक्ति था और राजधानी में कौन उसे नहीं जानता था? क्या वह कमजोर, अक्षम, लालची और वासना से ग्रस्त निकम्मा व्यक्ति उत्तरी शहर की सेना का नेतृत्व करके 3 लाख सैनिकों वाली बर्बर सेना का सफाया कर सकता है? क्या मजाक। रिपोर्ट में ये क्यों नहीं बताया गया कि सुंग पूर्वज अपने मकबरे से बाहर निकले और 2 लाख बर्बरों को मार डाला? यदि आपने कहा कि सुंग पूर्वज अपनी कब्र से बाहर निकल आए तो शायद कुछ लोग इस सैन्य रिपोर्ट को सच मान लेंगे। उस समय पूरा दरबार सन्नाटे में था, लोगों की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। पता नहीं कितनी देर बाद दरबारी हिजड़े को होश आया। वह लड़खड़ाते हुए लाल रिबन वाले दूत के पास गया, सैन्य रिपोर्ट ली और फिर सम्राट के पास जाकर उन्हें रिपोर्ट सौंप दी। इस समय सम्राट का चेहरा काला पड़ गया था और उनका रंग रूप बेहद बदसूरत था। यह अब तक की सबसे फर्जी सैन्य रिपोर्ट थी जो उसने कभी सुनी थी। उन्हें सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन शियुमिंग ने राजधानी शहर को ऐसी झूठी सैन्य रिपोर्ट भेजने की हिम्मत कैसे की। भले ही लिन शियुमिंग के पिता दरबार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस तरह की स्पष्ट रूप से झूठी रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ तक कि अगर लिन गाओयुआन भी प्रधानमंत्री होते तो भी नहीं। लिन गाओयुआन न केवल अपने बेटे लिन शियुमिंग को बचाने में असमर्थ रहे, बल्कि लिन शियुमिंग के कृत्यों से उनके पूरे परिवार के भी फंसने की संभावना थी। हिजड़े द्वारा सौंपी गई सैन्य रिपोर्ट को देखकर सुंग सम्राट होश में आ गए। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। भले ही रिपोर्ट झूठी हो, उसे गंभीरता से इसे पढ़ना ही था। वह देखना चाहता था कि लिन शियुमिंग क्या कर रहा है। जैसे ही सम्राट ने ध्यानपूर्वक रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया, सभी मंत्रियों की निगाहें उनके चेहरे पर टिकी हुई थीं। वे उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे। इस समय दरबार में कुछ लोग लिन शियुमिंग के दुर्भाग्य से खुश होने लगे थे। वे लिन गाओयुआन को पद से हटाने के तरीकों पर विचार कर रहे थे और उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन गाओयुआन का बेटा इतनी जल्दी गलती कर बैठेगा। और यह सैन्य खुफिया जानकारी की गलत रिपोर्टिंग की गलती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सैन्य जानकारी थी जिसे नकली बनाना असंभव था। इस बार भले ही लिन परिवार का सफाया न किया जाए और उनकी संपत्ति जब्त न की जाए, कम से कम उन्हें निर्वासित तो किया जाएगा, है ना? सैन्य खुफिया जानकारी के इतने भयानक फर्जी खुलासे के लिए रेड रिबन मैसेंजर का इस्तेमाल करने के कारण सम्राट लिन शियुमिंग के इस कृत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इस दौरान विशाल हॉल में लिन गाओयुआन को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना बेटा इतनी गंभीर गलती करेगा। झूठी सैन्य खुफिया जानकारी देना एक बात थी, लेकिन इतनी बड़ा चढ़ाकर रिपोर्ट करना, भला कोई इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? क्या वह सबको मूर्ख समझ रहा था? लिन गाओयुआन के मन में यह विचार आया कि उसका बेटा ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इस सैन्य रिपोर्ट में क्या गड़बड़ है? क्या इसमें छेड़छाड़ की गई है? क्या कोई लिन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये पूरी तरह से असंभव नहीं लग रहा था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, लिन गाओयुआन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, मैं अपने बेटे को शिक्षित करने में असफल रहा हूँ और दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
सम्राट के सामने चाहे आप सही हों या गलत, घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार करना ही बेहतर है। गलती स्वीकार करने से आशा की एक किरण जगती है, लेकिन यदि आप हठी रहे तो लिन परिवार का भाग्य ड्यूक मू निवास के समान ही होगा। इस समय सम्राट ने लिन गाओयुआन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी निगाहें अब भी उनके हाथों में मौजूद सैन्य रिपोर्ट पर टिकी हुई थीं। काफी देर तक रिपोर्ट के पन्ने पलटने के बाद सम्राट ने आखिरकार उसे हिजड़े को सौंप दिया और कहा, इसे जोर से पढ़ो। पास ही खड़ा हिजड़ा कांपते हुए सैन्य रिपोर्ट लेकर जोर से पढ़ने लगा। 12वें महीने के 7वें दिन मैं 70,000 सैनिकों की सेना लेकर यान काउंटी गया, जहां युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। उत्तरी राजकुमार ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उत्तरी शहर से कई दसियों हजार सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने रातों रात बर्बर जनजाति के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया और 1 लाख से अधिक को बंदी बना लिया। वानिंग घाटी में बर्बरों के शव खेतों में बिखरे पड़े थे और उनके खून से पूरी वानिंग नदी लाल हो गई थी। मुझे पता चला कि यान काउंटी पर हमले के दौरान बर्बरों के आकाश भेड़िया राजा को उत्तरी राजकुमार के तीर से मार दिया गया था। 3 दिन बाद उत्तरी राजकुमार आकाश भेड़िया राजा का सिर राजधानी शहर में पहुंचाने के लिए किसी को भेजेगा। लिन शियुमिंग की सैन्य रिपोर्ट काफी सरल थी, जिसमें केवल उत्तरी शहर की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। जैसे ही हिजड़े ने सैन्य रिपोर्ट पढ़ना समाप्त किया, दरबार में मौजूद मंत्री तुरंत अचंभित रह गए। जब उन्होंने पहले रेड रिबन मैसेंजर को ये कहते सुना कि उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए 2 लाख बर्बरों को मार डाला, तो उन्होंने सोचा कि उत्तरी शहर के सैनिकों का मतलब है कि उत्तरी राजकुमार ने शाही सेना का नेतृत्व किया और फिर उसमें उत्तरी शहर के सैनिकों को भी शामिल कर लिया, जिनकी कुल संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। लेकिन लिन शियुमिंग की रिपोर्ट के अनुसार जब उत्तरी राजकुमार ने केवल उत्तरी शहर की सेना के साथ 3 लाख की बर्बर सेना को हराया, तब तक शाही सेना यान काउंटी नहीं पहुंची थी। इसका मतलब है कि 70,000 सैनिकों की शाही सेना ने तो कोई भूमिका ही नहीं निभाई। सहायक बलों को भी मुक्त नहीं कराया गया। क्या मजाक! क्या उत्तर शहर के मुट्ठी भर सैनिक 3 लाख की बर्बर सेना को हरा सकते थे? तो क्या सच में सुम पूर्वज अपने मकबरे से उठ खड़े हुए हैं? अध्याय 127, अध्याय 127, अध्याय 122। क्या कोई पूर्वज शाही समाधि से बाहर निकला? _2 अध्याय 127, अध्याय 122। क्या पूर्वज शाही समाधि से बाहर निकले? _2 अनुवादक 54,96,90,339। एक पल के लिए दरबारी मंत्री अवाक रह गए। यदि उस अयोग्य उत्तर राजकुमार में ऐसी क्षमता होती तो वह अब तक युवराज बन चुका होता, और वह उत्तर नगरी में नहीं बल्कि दरबार के शीर्ष पर और यहाँ तक कि सभी अधिकारियों में सबसे आगे खड़ा होता। एक निकम्मे राजकुमार का उत्तरी शहर पर कब्जा बनाए रखना ही काफी होता, और अब वे सचमुच कह रहे थे कि उसने उत्तरी शहर की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना को हराया था। इसके अलावा युद्ध रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रातों रात 2 लाख बर्बरों को मार गिराया, जो स्पष्ट रूप से एक जबरदस्त जीत थी। सबसे हास्यास्पद बात तो ये थी कि युद्ध रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उत्तरी राजकुमार ने बर्बर जनजाति के आकाश भेड़िया राजा को एक ही तीर से मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि लोग मौजूदा स्काई वुल्फ किंग से बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन अधिकारियों को पता था कि कम से कम हर स्काई वुल्फ किंग मास्टर दायरे में जरूर होगा। उत्तर का राजकुमार, जो एक मुर्गी को भी ठीक से बांधना नहीं जानता था, जो शराब और वासना में पूरी तरह डूब चुका था, क्या एक ही तीर से एक ग्रैंड मास्टर को मार गिराने में सक्षम था? झूठ बोलना इतना हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। हालांकि इस युद्ध रिपोर्ट से सभी अधिकारी स्तब्ध थे, लेकिन इस समय एक व्यक्ति ने राहत की सांस ली। लिन गाओयुआन ने मन ही मन सोचा, सौभाग्य से लिन शियुमिंग ने ये सारी सैन्य उपलब्धियां खुद नहीं लीं, बल्कि उत्तरी राजकुमार पर डाल दी। अगर लिन शियुमिंग ने सैन्य स्थिति के बारे में झूठ भी बोला होता तो भी उसे बहुत कड़ी सजा नहीं मिलती, और वे सारा दोष उत्तरी राजकुमार पर डाल सकते थे। आखिरकार जब लिन शियुमिंग उत्तरी शहर पहुंचा तो वह उत्तरी राजकुमार के नियंत्रण में था। लिन शियुमिंग के लौटने पर वह पूरी तरह से दावा कर सकता था कि युद्ध की रिपोर्ट उत्तरी राजकुमार द्वारा जबरदस्ती तैयार करवाई गई थी। हालांकि शाही परिवार शाही प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लिन शियुमिंग को दोष लेने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन एक सेनापति और प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते दरबार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सुम सम्राट संभवतः उसे हल्की सजा देंगे। जब हिजड़े ने युद्ध रिपोर्ट पढ़कर समाप्त कर दी तो पूरा दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस समय उन्हें क्या कहना चाहिए। इस तरह की मंगड़ंत युद्ध रिपोर्ट पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और न ही सुम सम्राट ने कभी इस पर विश्वास किया होगा। इस समय सुम सम्राट संभवतः पहले से ही भयंकर क्रोध में थे, और यदि वे अब कुछ भी कहते तो इससे सुम सम्राट का क्रोध भड़क सकता था। वे इस समय ये जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इस समय सुम सम्राट ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मंत्रियों को उदासीन दृष्टि से देख रहे थे। मंत्रियों को सर्दियों में झींगुरों की तरह शांत देखकर सुम सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, आमतौर पर आप सभी दरबार में लगातार बहस करते रहते हैं, आज आप सब चुप क्यों हो गए हैं? सुम सम्राट के चुप रहने के बाद किसी भी मंत्री ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि राजकुमारों ने भी नहीं, और यहाँ तक कि राजकुमार लू शुयुन, जो लू चेन के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते थे, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। वे सभी चुपचाप सिर झुकाकर प्रतीक्षा करते रहे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे, और सुम सम्राट भी। वे सुम सम्राट के इस मामले से निपटने के तरीके के बारे में बोलने का इंतजार कर रहे थे।
और सुम सम्राट किस बात की प्रतीक्षा कर रहा था? वह एक और युद्ध रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। शाही सेना में एक सैन्य पर्यवेक्षक होता था जो आमतौर पर सुम सम्राट द्वारा विश्वसनीय एक हिजड़ा होता था। हिजड़े के अलावा शैडो गार्ड भी मौजूद थे और वह शैडो गार्ड से भी खबर मिलने का इंतजार कर रहा था। लिन शियुमिंग की युद्ध रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली थी कि सुम सम्राट को भी इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था। यदि लिन शियुमिंग ने हजारों बर्बर सैनिकों को मारने और बाकी सैनिकों के अफरा तफरी में भागने का दावा किया होता तो भी वह शायद यह मानता कि लिन शियुमिंग अपनी सैन्य उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। लेकिन 20,000 बर्बरों के मारे जाने का दावा करना हास्यास्पद था। यह इतना झूठा था कि सच होना असंभव था। लिन शियुमिंग युद्ध रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, वे तो काल्पनिक कहानी लिख रहे थे। इस समय विशाल हॉल का वातावरण असाधारण रूप से घुटन भरा था और लोग अपने दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे। न जाने कितने समय बाद आखिरकार एक आवाज ने विशाल हॉल के बाहर सन्नाटा तोड़ दिया। नॉर्थ सिटी ने शानदार जीत हासिल की है। यह आवाज सुनकर मंत्रियों के दिल की धड़कनें रुक गईं। सामान्यतः पहली युद्ध रिपोर्ट अग्रिम पंक्ति के जनरल द्वारा भेजी जाती है और दूसरी सैन्य पर्यवेक्षक द्वारा। यद्यपि सैन्य पर्यवेक्षक और जनरल दोनों अग्रिम पंक्ति में होते हैं, फिर भी वे आमने सामने नहीं मिलते। सैन्य पर्यवेक्षक सम्राट की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि सैन्य पर्यवेक्षकों और जनरलों के बीच कभी कभार मिलीभगत होती है, लेकिन ग्रेट सुम में ऐसे मामले दुर्लभ हैं क्योंकि हिजड़े सुम सम्राट के साथ मौजूद छाया रक्षकों की शक्ति से भलीभांति परिचित हैं। अधिकांश पर्यवेक्षक अग्रिम पंक्ति के जनरलों के साथ षड्यंत्र रचने का साहस नहीं करते। पहली युद्ध रिपोर्ट में एक बड़ी जीत का जिक्र था। सैन्य पर्यवेक्षक की दूसरी रिपोर्ट में भी एक बड़ी जीत का जिक्र था। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि नॉर्थ सिटी ने वास्तव में उल्लेखनीय युद्ध परिणाम हासिल किए? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन शियुमिंग की युद्ध रिपोर्ट सच हो? नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। वे यह मानना ज्यादा पसंद करेंगे कि सुम पूर्वज शाही मकबरे से रैंकर बाहर निकल आए थे, बजाय इसके कि वे यह माने कि उत्तरी राजकुमार ऐसा कारनामा करने में सक्षम था। कुछ ही देर में सैन्य पर्यवेक्षक द्वारा भेजा गया लाल रिबन वाला दूत विशाल हॉल में पहुंचा। वह जमीन पर घुटने टेककर जोर से बोला, उत्तर नगर में महान विजय। उत्तर के राजकुमार ने उत्तर नगर के सैनिकों का नेतृत्व किया, वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और अनगिनत शत्रुओं का वध किया। उन्होंने हमारे महान सुमदेश की शक्ति को बुलंद किया है। इस बार रेड रिबन मैसेंजर ने मारे गए बर्बर जनजाति के सैनिकों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की, लेकिन दूसरे रेड रिबन मैसेंजर के शब्दों से यह अनुमान लगाना संभव था कि नॉर्थ सिटी ने वास्तव में एक बड़ी जीत हासिल की थी। मंत्रियों के होश उड़ गए। क्या नॉर्थ सिटी ने सचमुच एक बड़ी जीत हासिल की थी? क्या बर्बर जनजाति इतनी कमजोर हो गई थी? हालांकि मंत्रियों को संभलने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1000 बर्बर सैनिकों को मारना एक बड़ी जीत मानी जा सकती थी और 10,000 बर्बर सैनिकों को मारना भी। दूसरे रेड रिबन मैसेंजर ने यह नहीं बताया कि इस बार बर्बर जनजाति के कितने सैनिक मारे गए, इसलिए ये साबित नहीं हो सका कि लिन शियुमिंग की युद्ध रिपोर्ट सच थी। शायद लिन शियुमिंग ने वास्तव में मृत बर्बर सैनिकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इसके अलावा लिन शियुमिंग ने कहा कि युद्ध उनके वान काउंटी पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया था। उत्तरी राजकुमार अपनी सीमित सेना के साथ किस प्रकार की महान विजय प्राप्त कर सकता था? यदि वे कुछ हजार बर्बर सैनिकों को मार गिराने में सफल हो जाते तो भी पर्याप्त होता। इसी समय एक हिजड़े ने ड्रैगन प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े दूसरे रेड रिबन मैसेंजर से युद्ध रिपोर्ट जल्दी से ली, फिर सुम सम्राट के पास गया और उसे सौंप दी। सुम सम्राट ने युद्ध रिपोर्ट को उठाने और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने में जरा भी संकोच नहीं किया। इस समय मंत्रियों ने एक बार फिर सम्राट के चेहरे की ओर देखा, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह कितना क्रोधित होंगे। हालांकि मंत्रियों द्वारा अनुमानित परिदृश्य घटित नहीं हुआ। जैसे ही सुम सम्राट की नजर युद्ध रिपोर्ट पर पड़ी, उनकी भौहें और भी सिकुड़ती गईं और जल्दी ही एक जू अक्षर का आकार ले लिया। इस समय मंत्रियों को सुम सम्राट के चेहरे पर क्रोध नहीं दिखा, उनके भावों में सदमे, भ्रम और हैरानी अधिक स्पष्ट थे। इस बार सुम सम्राट ने हिजड़े से युद्ध रिपोर्ट को जोर से पढ़वाने का अनुरोध नहीं किया। लिन शियुमिंग की संक्षिप्त रिपोर्ट के विपरीत सैनिकों के साथ आए सैन्य पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ देखा था उसका विस्तृत वर्णन किया था। सैन्य पर्यवेक्षक ने बताया कि उसने हर जगह बर्बरों के शव देखे जो लिन शियुमिंग की रिपोर्ट से मेल खाते थे, और उसने युद्ध रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया कि उसने उत्तरी शहर में कम से कम 50,000 भारी घुड़सवार सेना देखी। ये पढ़ते ही सुम सम्राट को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक कहाँ से आए थे? तभी काले कवच में लिपटा एक शैडो गार्ड अचानक ड्रैगन प्लेटफॉर्म के नीचे प्रकट हुआ और मंत्रियों को पता नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। सामान्य परिस्थितियों में शैडो गार्ड्स दरबार में उपस्थित नहीं होते थे। वे दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद निजी तौर पर सुम सम्राट को रिपोर्ट करते थे, जब तक कि वह कोई अत्यंत महत्वपूर्ण मामला न हो। इसी क्षण शैडो गार्ड ने कहा, महाराज, नॉर्थ सिटी से एक अत्यावश्यक रिपोर्ट है। हिजड़े ने तुरंत शैडो गार्ड से रिपोर्ट ली और उसे सुम सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया। शैडो गार्ड की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुम सम्राट पूरी तरह से बेचैन महसूस करने लगे। लिन शियुमिंग की युद्ध रिपोर्ट से लेकर सैन्य पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और अंत में शैडो गार्ड की खुफिया जानकारी तक, सभी ने इस बात की पुष्टि की थी कि उत्तरी राजकुमार के पास वास्तव में लगभग 50,000 भारी घुड़सवारों की सेना थी और उत्तरी राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जहां तक 2 लाख बर्बरों को मारने और 1 लाख से अधिक बर्बर कैदियों को पकड़ने का सवाल है, वह भी स्वाभाविक रूप से सच था। सुम सम्राट को अचानक लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण बुरी तरह हिल गया है। क्या उनका सबसे कम पसंदीदा पुत्र अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा था?
सुम सम्राट के गंभीर चेहरे को देखकर मंत्री झाओ वेनहान चुप नहीं रह सके। उन्होंने संकोचपूर्वक पूछा, महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दूसरी लड़ाई की रिपोर्ट क्या कहती है? झाओ वेनहान की आवाज सुनकर सुम सम्राट होश में आ गए। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और एक बार फिर उनका चेहरा बर्फीली ठंडक से भर गया। कई स्रोतों से पुष्टि होने के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उत्तरी राजकुमार ने वास्तव में उत्तरी शहर की सेना का नेतृत्व किया, 2 लाख बर्बरों का संहार किया और 1 लाख या उससे अधिक को बंदी बना लिया। ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार उथल पुथल में डूब गया। हे भगवान, तो ये सच है? ये कैसे संभव है? उस निकम्मे उत्तर राजकुमार ने वास्तव में ग्रेट सुम के इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल कर ली है। चेन राष्ट्र से युद्ध करते समय सुम सम्राट स्वयं भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए थे और उत्तरी राजकुमार का सामना 3 लाख सैनिकों की बर्बर सेना से था, एक ऐसी सेना जिसकी युद्ध क्षमता आमतौर पर ग्रेट सुम की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। उत्तरी शहर की मात्र सेना के साथ उत्तरी राजकुमार ने बर्बरों को कैसे परास्त कर दिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि सुम पूर्वज सचमुच शाही मकबरे से बाहर निकल आए हों और उत्तरी राजकुमार को यान काउंटी की रक्षा करने में मदद की हो? अध्याय 128, अध्याय 128, अध्याय 123 आज सब लोग चुप क्यों हैं? _1 अध्याय 128, अध्याय 123 आज सब लोग चुप क्यों हैं? _1 अनुवादक 54,90,90,339। सुम सम्राट की बातें सुनने के बाद सभी मंत्री इस पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि इसने स्थिति के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। भले ही उत्तरी राजकुमार बेकार न हो, लेकिन उत्तरी शहर के सीमित सैनिकों के साथ यान काउंटी की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। और अब उन्हें बताया जा रहा था कि उत्तरी राजकुमार ने न केवल यान काउंटी पर अपना कब्जा बनाए रखा है, बल्कि उसने बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना का भी सफाया कर दिया है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? उस क्षण दरबार में उपस्थित राजकुमार पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या राजकुमार लू चेन उनमें सबसे निकम्मा नहीं माना जाता था, जिसका शरीर शराब और महिलाओं के कारण खोखला हो चुका था? क्या वह सचमुच उत्तरी शहर के कम सैनिकों का नेतृत्व करके बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना को हरा सकता था? क्या इस कचरे से ऐसा कुछ हासिल किया जा सकता था? दरबार में मौजूद हर कोई सोचने लगा कि क्या वे अभी भी सपना देख रहे हैं, इसीलिए वे ऐसी बेतुकी घटना के साक्षी बन रहे हैं। अदालत में ग्रेट सम के लोग शामिल थे, जिन्हें इस तरह की विश्व प्रवर्तक जीत की खबर सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उस समय अदालत में एक भी व्यक्ति खुश नहीं हो सका। यदि सुम सम्राट की कही बात सच थी और उसकी पुष्टि हो सकती थी, तो इसका मतलब ये होगा कि महान सुम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था। बर्बर जनजाति के 2 लाख योद्धा मारे गए और 1 लाख अतिरिक्त योद्धाओं को बंदी बना लिया गया। यह उपलब्धि सुम सम्राट द्वारा चेन राष्ट्र को नष्ट करने के कारनामे के बराबर थी। इतनी महान योग्यताओं के साथ उत्तर के राजकुमार को युवराज का पद देने से कौन इनकार करने की हिम्मत करेगा? उत्तरी राजकुमार की उपलब्धि इतनी अधिक थी कि उसने अपने सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर उत्तरी राजकुमार ने ये सब कैसे किया? दूसरे मंत्री बहुत चिंतित थे। उत्तरी राजकुमार, जिसे वे हमेशा से ही बेकार समझते आए थे, क्या वह वास्तव में राजधानी लौटकर युवराज बन सकता था? दरबार में राजकुमार लू शुयुन और राजकुमार लू यी के लिए अलग अलग गुट थे, साथ ही अन्य राजकुमारों के सत्ता केंद्र भी थे, लेकिन राजकुमार लू चेन के गुट से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अब तो दरबार में चू परिवार के अधिकारी भी राजकुमार लू शुयुन के गुट के साथ हो गए थे और इसी समय उन्हें ये खबर मिल रही थी कि राजकुमार लू चेन युवराज बनने के लिए राजधानी लौट सकते हैं। ये तो मानो मंत्रियों के सारे निवेश को बर्बाद करने जैसा था। वे किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे। मंत्रियों के चेहरों पर अविश्वास या बल्कि अविश्वास देखकर सुम सम्राट ने आगे कहा, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी राजकुमार के पास कम से कम 50,000 भारी घुड़सवार सेना है। कुछ दिन पहले उत्तरी राजकुमार ने अपनी पत्नियों, रखेलों और बच्चों को यान काउंटी वापस लाने के लिए 5,000 भारी घुड़सवार सेना दक्षिण की ओर भेजी थी। जैसे ही सुम सम्राट ने ये शब्द कहे, दरबार में एक बार फिर से जोरदार हंगामा मच गया। 50,000 भारी घुड़सवार सेना, ये कैसे संभव हो सकता है? उत्तरी राजकुमार के पास इतनी भारी घुड़सवार सेना कैसे हो सकती है? मंत्रियों को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भारी घुड़सवार सेना का क्या अर्थ होता है। जब सुम पूर्वज भूमि पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तब 3,000 भारी घुड़सवारों ने 1 लाख किसान सैनिकों की सेना का पीछा किया। अब पूरे ग्रेट सम में केवल 20,000 भारी घुड़सवार ही बचे थे। भारी घुड़सवारों को बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक घुड़सवार को कम से कम 3 उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों की आवश्यकता होती थी। घोड़ों के अलावा भारी घुड़सवार सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका कवच था। किसी कारीगर को भारी घुड़सवार सेना के कवच का एक सेट बनाने में 1 महीना लग सकता है। कम से कम 3 महीने तो अवश्य ही लगेंगे। उत्तरी राजकुमार के पास 50,000 भारी घुड़सवार सेना कैसे हो सकती थी, जबकि वह उत्तरी शहर में इतने कम समय के लिए ही रहा था? 50,000 भारी घुड़सवार सेना होने का क्या अर्थ था? इसका मतलब ये था कि उत्तरी राजकुमार बिना किसी समस्या के ग्रेट सुम से स्वतंत्रता की घोषणा कर सकता था और खुद को सम्राट घोषित कर सकता था। और अगर उत्तरी राजकुमार के पास सचमुच 1 लाख बर्बर जनजाति के कैदी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि भले ही दरबार को उसके विद्रोह करने के संभावित इरादे के बारे में पता हो, फिर भी इस समय वे उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
इसके बजाय उन्हें तुष्टीकरण को प्राथमिकता देनी होगी। तार्किक रूप से उत्तरी राजकुमार के पास 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों का निर्माण करने के लिए समय या संसाधन नहीं थे, तो वे कहां से आए? चूंकि विभिन्न स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी ने पहले ही इन 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों के अस्तित्व की पुष्टि कर दी है, इसलिए यह मुद्दा वास्तव में गंभीर हो गया है। एक बार जब उत्तरी राजकुमार अपनी 50,000 भारी घुड़सवार सेना का प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब है कि वह न केवल विद्रोह करने में सक्षम है बल्कि विद्रोह करने का इरादा भी रखता है। ग्रेट सुम की सीमाओं के भीतर, विशेष रूप से जब सुम सम्राट हर साल क्षेत्रीय राजाओं की शक्ति को कम करता है, तो किसी जागीरदार द्वारा 50,000 भारी घुड़सवार सेना का निर्माण करना केवल विद्रोह के इरादे का संकेत दे सकता है ना? उस क्षण झाओ वेनहान खुद को रोक नहीं सका और सीधे पूछा, महाराज, क्या आपका सेवक साहसपूर्वक पूछ सकता है कि क्या ये सच है कि उत्तरी राजकुमार के पास 50,000 भारी घुड़सवार सेना है? सुम सम्राट ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये जानकारी जनरल वांग द्वारा दी गई थी और मेरे शैडो गार्ड द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। ये सुनकर सभी मंत्री सदमे से हौंफने लगे। क्या इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट सच है? क्या उत्तर के राजकुमार के पास वास्तव में 50,000 भारी घुड़सवार सेना है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली युद्ध रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए रातों रात बर्बर जनजाति के 200,000 सदस्यों का नरसंहार कर दिया। हालांकि अगर इस बारे में सोचा जाए तो नॉर्थ सिटी इतना सरल तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसमें केवल 50,000 भारी घुड़सवार सेना ही हो। भारी घुड़सवार सेना पैदल सेना, विशेषकर जबरन भर्ती किए गए किसानों के खिलाफ जबरदस्त बढ़त रखती है, लेकिन बर्बर जनजाति की घुड़सवार सेना के खिलाफ उनकी श्रेष्ठता उतनी स्पष्ट नहीं है और यहाँ तक कि वे नुकसान में भी हो सकते हैं। बर्बर जनजाति की हल्की घुड़सवार सेना की तुलना में भारी घुड़सवार सेना अधिक अनाड़ी होती है, जिससे उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। यदि बर्बर जनजाति के सैनिक भागना चाहें तो वे आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यदि उत्तरी राजकुमार द्वारा अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए 200,000 बर्बर जनजाति के सैनिकों को मारने की युद्ध रिपोर्ट सच है, तो उत्तरी राजकुमार के हाथों में कुछ और भी होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह कुछ हथियार हैं या सेना, ये कहना मुश्किल है। इस क्षण शाही दरबार एक बार फिर मृत्यु के सन्नाटे में डूब गया। तार्किक रूप से अब कुछ लोगों को विद्रोह की योजना बनाने के लिए उत्तरी राजकुमार पर महाभियोग चलाना चाहिए, लेकिन उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना के प्रकट होने का समय इतना सटीक था कि यह बर्बर जनजाति के 300,000 सैनिकों के दक्षिण की ओर मार्च करने के साथ मेल खा गया। जिस प्रकार उत्तर के राजकुमार ने उत्तर शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बर्बर जनजाति को हराया है, यदि अब कोई आगे आकर उत्तर के राजकुमार पर विद्रोह की साजिश रचने का आरोप लगाता है, तो क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करने के समान नहीं होगा? इस समय उत्तरी राजकुमार पर आरोप लगाने की हिम्मत कौन करेगा? ग्रेट सुम की स्थापना के बाद से यह सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि है। उत्तर के राजकुमार पर कौन आरोप लगा सकता है? ये देखकर कि कोई भी मंत्री दोबारा नहीं बोला, सुम सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम में से किसी ने दरबार में आने से पहले नाश्ता नहीं किया था? बोलने की भी ताकत नहीं बची। तुम लोग आमतौर पर इतने जीवंत रहते हो, तो आज सब चुप क्यों हैं? सुम सम्राट के शब्द समाप्त होते ही झाओ वेनहान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सुम सम्राट को प्रणाम करते हुए बोला, महामहिम राजकुमार लू चेन, वीर और युद्ध में निपुण, ने उत्तरी नगर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए 200,000 बर्बर जनजाति के सैनिकों को मार गिराया और 100,000 अन्य को बंदी बना लिया। वे वास्तव में पूज्य सुम पूर्वज के बाद ऐसा कारनामा करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। महामहिम राजकुमार लू चेन के इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें साधारण पुरस्कार देना उचित नहीं होगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि राजकुमार लू चेन को राजधानी लौटने और युवराज के रूप में स्थापित करने की अनुमति दें। झाओ वेनहान की बातें सुनकर कुछ मंत्रियों ने मन ही मन उन्हें धूर्त लोमड़ी कहकर कोसा, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि युवा और बलवान सुम सम्राट युवराज की अन्य महत्वाकांक्षाओं के डर से युवराज नियुक्त करने में अनिच्छुक रहे हैं। इस समय युवराज की नियुक्ति का प्रस्ताव रखने का झाओ वेनहान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उत्तरी राजकुमार को युवराज बनाना नहीं था। वह केवल सुम सम्राट को क्रोधित करना और उनके पुत्र उत्तरी राजकुमार के बीच फूट डालना चाहता था। झाओ वेनहान की बातें सुनने के बाद सुम सम्राट ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दरबार में मौजूद मंत्रियों पर नजर डाली। वह इंतजार कर रहा था, किसी और के बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। जमीन पर घुटने टेककर बैठी लिंग गाओयुआन ने तुरंत सुम सम्राट के इरादे को समझ लिया और तुरंत कहा, महाराज, हालांकि राजकुमार लू चेन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, युवराज की नियुक्ति का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। सुम सम्राट अभी भी चुप थे। उनकी निगाहें अपने सामने बैठे विभिन्न राजकुमारों पर टिकी हुई थीं। उस समय राजकुमारों को बहुत पसीना आ रहा था और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, खासकर प्रिंस लू शुयुन। अब वह पूरी तरह से जाग चुका था। अंततः उसे समझ में आ गया कि उसके हत्या के सभी प्रयास क्यों विफल रहे और उसके आवास पर हुए नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था। उनका ये छोटा भाई बहुत गहराई में छिपा हुआ था। उसने ग्रेट सम में सभी को धोखा दिया था। अध्याय 129, अध्याय 129, अध्याय 124 रेशियो 1, उसे युवराज बनाने का इरादा। अध्याय 129,
अध्याय 124:1 उसे युवराज बनाने का इरादा। अनुवादक 54,96,90,339। सुम सम्राट ने भीड़ पर एक नजर डाली और ये देखकर कि किसी को कुछ और कहना नहीं है, उन्होंने कहा, युवराज का मामला हमारे राष्ट्र की नींव से जुड़ा है और इस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। हम आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सुम सम्राट की बातें सुनकर झाओ वेनहान ने भी बोलना जारी नहीं रखा। वह तो बस औपचारिकतावश बोल रहा था और इसके अलावा वह उत्तर राजकुमार का समर्थन करने का कोई अवसर ही नहीं रखता था। दरबार के कुछ ही अधिकारी ऐसे थे जो उत्तरी राजकुमार का समर्थन करते थे। सामान्य राजकुमार, यहाँ तक कि वे भी जो उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल नहीं थे, मंत्रियों के साथ कुछ संपर्क रख सकते थे, लेकिन उत्तरी राजकुमार एक अपवाद था। उसका किसी भी मंत्री से कोई संबंध नहीं था, तो उसका समर्थन कौन करेगा? चू परिवार के संभावित रूप से प्रलोभन में आने के अलावा अन्य राजकुमारों के समर्थन आधार में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार उत्तरी राजकुमार का चू परिवार से रक्त संबंध था और हालांकि अब वे राजकुमार लू शुयून का समर्थन कर रहे थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमार लू चेन शुरू में अपने दम पर खड़े होने के लिए बहुत कमजोर थे। अब जबकि राजकुमार लू चेन ने इतनी बड़ी सैन्य उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, यहाँ तक कि उनकी योग्यता ने उनके सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया था, तो वे कैसे प्रभावित नहीं होते? वे राजकुमार लू चेन का एक बार फिर समर्थन भी कर सकते हैं। बेशक इससे अन्य राजकुमारों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी हो गई। सबसे पहले नॉर्थ सिटी से 50,000 भारी घुड़सवार सेना, उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना का सामना किए बिना उत्तरी राजकुमार हमेशा उनके सिर पर लटकती तलवार बना रहेगा। अगर वे भविष्य में सिंहासन पर कब्जा भी कर लेते हैं तो नॉर्थ सिटी की इतनी शक्तिशाली सैन्य शक्ति उन्हें आसानी से गद्दी से हटा सकती है। 50,000 भारी घुड़सवारों को खत्म किए बिना, उत्तरी राजकुमार को खत्म किए बिना कोई भी राजकुमार चैन से नहीं बैठ सकता था। लगभग तुरंत ही उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल सभी राजकुमार एक ही मोर्चे पर एकजुट हो गए कि उत्तरी राजकुमार उनका सबसे बड़ा खतरा था और उसे हर हाल में खत्म किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर सुम सम्राट ने आगे कहा, मेरे आदरणीय मंत्रियों, उत्तरी राजकुमार ने इतना महान योगदान दिया है, आप क्या सोचते हैं कि दरबार को उन्हें कैसे पुरस्कृत करना चाहिए? अंत में सुम सम्राट ने इस प्रश्न को मंत्रियों पर ही छोड़ दिया। उत्तर के राजकुमार के गुण वास्तव में बहुत अधिक थे, यहाँ तक कि सुम सम्राट स्वयं भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें कैसे पुरस्कृत किया जाए। युवराज का पद तो निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं था। उनका इरादा इतनी जल्दी युवराज नियुक्त करने का कभी नहीं था, खासकर ऐसे व्यक्ति को जो उत्तर का राजकुमार हो और जिसके बारे में उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि वह उनका अपना बच्चा है या नहीं। भला वह उसे युवराज कैसे बना सकते थे? सुम सम्राट का प्रश्न सुनने के बाद मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह उपलब्धि इतनी असाधारण थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि केवल युवराज का पद ही इसके अनुरूप हो सकता है। तुलनात्मक रूप से कोई भी अन्य पुरस्कार महत्वहीन प्रतीत होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सुम सम्राट उत्तर के राजकुमार को युवराज का पद नहीं देने वाले थे, तो उत्तर के राजकुमार को पुरस्कृत करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से ये कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर ग्रेट सम के लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो कुछ भी न देना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ये अनुचित होगा। आखिरकार उत्तरी राजकुमार बर्बर जनजाति का वध कर रहा था, वही बर्बर जनजाति जिसके प्रति ग्रेट सम के लोगों के मन में गहरी नफरत थी। अगर उत्तरी राजकुमार ने इतने सारे बर्बरों को मार डाला और फिर भी दरबार ने कोई स्वीकृति नहीं दिखाई, तो ग्रेट सम के लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? इसी क्षण लिन गाओयुआन ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि उत्तर राजकुमार की विशाल उपलब्धियों के कारण सामान्य पुरस्कार अब उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर झाओ वेनहान ने तुरंत जवाब दिया, प्रधानमंत्री लिन, क्या ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात नहीं है? महामहिम को ठोस पुरस्कार चाहिए, न कि आपकी व्यर्थ की बकवास। लिन गाओयुआन ने झाओ वेनहान की बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, मेरा मानना है कि विस्तार का आदेश इस बार उत्तरी राजकुमार के योगदान के लिए एक पुरस्कार के रूप में काम कर सकता है। इस बयान से अदालत में हंगामा मच गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विस्तार के आदेश का अर्थ है क्षेत्रों का विस्तार करना। जब ग्रेट सम की स्थापना हुई तो सम के पूर्वज ने कई जागीरदारों को विस्तार का आदेश दिया और उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र उन जागीरदारों के हो गए। लेकिन जल्द ही ग्रेट सम के बाद के सम्राटों ने महसूस किया कि यह एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि कुछ जागीरदारों के क्षेत्र बहुत बड़े होते जा रहे थे और लगभग सुम सम्राट द्वारा नियंत्रित वास्तविक क्षेत्रों से भी आगे निकल रहे थे। सुम सम्राटों की कई पीढ़ियों के प्रयासों के बाद विस्तार के आदेश को अंततः समाप्त कर दिया गया और इसे समाप्त करने के परिणामस्वरूप कई युद्ध भी छिड़ गए। वर्तमान सुम सम्राट के शासनकाल में सामंतों की शक्ति में और कमी आई। आजकल सामंतों को मूल रूप से दरबार द्वारा जागीरें सौंपी जाती हैं और भले ही उन्होंने अन्य राष्ट्रों से क्षेत्र जीते हों, वे दरबार के होते हैं, सुम सम्राट के होते हैं। सामंतों को उन पर अपना दावा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि विस्तार का आदेश उत्तरी राजकुमार को प्रदान किया जाता है तो भविष्य में यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति हो तो उत्तरी शहर में उसका क्षेत्र अनिश्चित काल तक विस्तारित हो सकता है। दरबार के लिए यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। यदि उत्तरी राजकुमार के पास बहुत अधिक क्षेत्र हो जाता तो उसकी शक्ति और भी बढ़ सकती थी, जिससे ग्रेट सुम के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। तथापि लिन गाओयुआन के सुझाव को सुनकर सुम सम्राट ने तुरंत इस विचार को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये कुछ हद तक उपयोगी लगा। एक बार जब उत्तरी राजकुमार को विस्तार का आदेश प्राप्त हो जाता तो वह संभवतः अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध छेड़ता। युद्धों के लिए धन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें शक्ति की खपत करनी पड़ती है।
इसके अलावा उत्तरी राजकुमार उत्तरी शहर में था और यदि वह अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था तो उसके पास केवल एक ही विकल्प था, उत्तर की ओर विस्तार करना। उत्तर दिशा बर्बर जनजाति का क्षेत्र था, जिसका अर्थ था कि उत्तरी राजकुमार का बर्बर जनजाति के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। ग्रेट सम के लिए इससे नॉर्थ सिटी की ताकत कमजोर हुई और बर्बर जनजाति के दक्षिण की ओर बढ़ते अतिक्रमण से ग्रेट सम को होने वाले खतरे में भी कुछ हद तक कमी आई। यह एक अच्छी रणनीति थी, बस इतना ही कि एक बार विस्तार के आदेश का उपयोग हो जाने के बाद इसे संभवतः केवल युद्ध के माध्यम से या उत्तरी राजकुमार को अगला सुम सम्राट बनाकर ही पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। एक बार जब उत्तरी राजकुमार ने विस्तार का आदेश प्राप्त कर लिया और क्षेत्र का विस्तार कर लिया तो वह निश्चित रूप से उस भूमि को दरबार को नहीं सौंपेगा। इस बारे में सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 130 अध्याय 130 अध्याय 124:1 उसे युवराज बनाने का इरादा _2 अध्याय 130 अध्याय 124:1 उसे युवराज बनाने का इरादा _2 अनुवादक 54,96,90,339। सुम सम्राट ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर उन्होंने कहा, एक फरमान जारी करो। उत्तरी राजकुमार ने बर्बर जनजाति के 200,000 लोगों को मार गिराया है, 100,000 से अधिक को बंदी बना लिया है और युद्ध के मैदान में आकाश भेड़िया राजा को मार गिराया है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें विशेष रूप से 20 लाख ताइल चांदी, 200,000 थान कपड़ा और विस्तार का आदेश प्रदान किया जाता है। सुम सम्राट द्वारा इस प्रकार विस्तार का आदेश प्रदान करते देख मंत्री कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। पिछली पीढ़ियों के सुम सम्राटों के लिए भी इस आदेश को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं था और अब वर्तमान सम्राट इसे फिर से दे रहे थे। हालांकि उस समय किसी भी मंत्री ने कुछ नहीं कहा क्योंकि विस्तार के आदेश की तुलना में लोग युवराज की स्थिति को लेकर अधिक चिंतित थे। यदि उन्हें युवराज पद के बदले राजगद्दी मिल जाती तो भी वे इसे स्वीकार कर लेते। आखिरकार उत्तर का क्षेत्र बर्बर जनजाति का था और उत्तर का राजकुमार केवल अपने क्षेत्र का विस्तार उत्तर की ओर ही कर सकता था। यदि वह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो यह उसके क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा बल्कि विद्रोह होगा। जब तक उत्तरी राजकुमार युवराज नहीं बन जाता तब तक सब कुछ बातचीत के दायरे में था और उसे विस्तार का आदेश देने में कोई समस्या नहीं थी। साथ ही साथ राजधानी के उत्तरी द्वार पर एक छोटा लाल झंडा लिए एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, उत्तरी शहर में महान विजय। नॉर्थ प्रिंस ने नॉर्थ सिटी के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बर्बर जनजाति के 200,000 लोगों को मार डाला और 100,000 अन्य को बंदी बना लिया। सिपाही चिल्लाते हुए शाही महल की दिशा में घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। इस तरह की महान जीत का पुरजोर प्रचार करना जरूरी था, इसे आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। बात सिर्फ इतनी सी है कि लिन शियूमिंग और सैन्य पर्यवेक्षक ने रेड रिबन मैसेंजर्स को भेजने से पहले ही निर्देश दे दिया था कि वे राजधानी शहर में जोर जोर से घोषणा न करें और शाही महल पहुंचने तक इंतजार करें। उत्तर राजकुमार के गुण अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इसलिए बेहतर यही था कि राज दरबार द्वारा पुरस्कार तय करने और विचार विमर्श करने के बाद ही आम जनता को इसके बारे में पता चले। अन्यथा जनमत राज दरबार पर दबाव डाल सकता था। लेकिन लू चेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि आम लोगों को इसके बारे में देर सवेर पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने लाल रिबन वाले दूत को भेजा और उसे रास्ते भर जोर जोर से चिल्लाने का निर्देश दिया और उसके लिए विशेष रूप से दर्जनों पानी की बोतलें भी तैयार करवाईं। जब ग्रेट सम के आम लोगों को पता चला कि उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी शहर में बर्बर जनजाति के 200,000 लोगों का वध कर दिया है, तभी शाही दरबार ने उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत की। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद यदि शाही दरबार ने उन्हें पुरस्कृत न करके उनकी जागीर कम करने या उन पर विद्रोह का आरोप लगाने का सोचा तो वह निश्चित रूप से जनता का दिल हार जाएगा। इस समय राजधानी के आम लोग लाल रिबन वाले दूत से युद्ध की रिपोर्ट सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या उन्होंने गलत सुना था? क्या नॉर्थ प्रिंस ने नॉर्थ सिटी के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बर्बर सेना के 200,000 सैनिकों को मार गिराया था? क्या ये सच था? क्या उत्तरी राजकुमार एक निकम्मा राजकुमार नहीं था, शराब और स्त्रियों के भोग विलास से खोखला हो चुका एक दुर्बल राजकुमार क्या ऐसी सैन्य उपलब्धियां प्राप्त कर सकता था? यह इतना चौंकाने वाला था कि उन्होंने इसकी असत्यता पर संदेह करने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि आम लोगों में राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी, लेकिन वे इस बात से भी अवगत थे कि इतनी स्पष्ट रूप से फर्जी युद्ध रिपोर्ट वास्तव में झूठी होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि कोई भी इतनी स्पष्ट रूप से झूठी रिपोर्ट को प्रसारित करने का साहस नहीं करेगा। इसके अलावा ये संदेश रेड रिबन मैसेंजर द्वारा राजधानी शहर में वापस लाया गया था। कुछ समय के लिए राजधानी के सभी आम लोग उन्माद में थे। जाहिर है अधिकांश आम लोग इस खबर की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार ये खबर इतनी हास्यास्पद लग रही थी कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक सर्वमान्य रूप से बेकार व्यक्ति जिसने महज अपना स्थान बदल लिया था, उसमें इतना नाटकीय परिवर्तन आ गया था, ये स्पष्ट रूप से असंभव था। उसी समय राजधानी में अन्य देशों या राजवंशों के जासूसों ने भी लाल रिबन वाले दूत द्वारा दी गई खबर सुनी। हालांकि वे अत्यधिक संशय में थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आम लोगों जैसी नहीं थी। रेड रिबन मैसेंजर से खबर मिलते ही अन्य देशों के जासूसों ने तुरंत अपने विभिन्न संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन मंत्रियों को निश्चित रूप से पता होगा कि घटना सच थी या नहीं।
जल्द ही अन्य देशों के जासूसों को पता चला कि रेड रिबन मैसेंजर द्वारा दी गई युद्ध रिपोर्ट वास्तव में सच थी, जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। महान शिया राजवंश में इतने वर्षों तक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बावजूद उन्होंने कभी भी उत्तरी राजकुमार को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें मात्र एक बेकार राजकुमार मानकर खारिज कर दिया, जिसे समझने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे निकम्मे राजकुमार से महान शिया राजवंश का युवराज बनने की कभी उम्मीद नहीं की। परिणाम, युद्ध रिपोर्ट की पुष्टि होते ही यह बात साबित हो गई कि उन्होंने उत्तर राजकुमार के बारे में वर्षों से जो भी जानकारी जुटाई थी वह सब झूठी थी। उत्तर राजकुमार ने उन सभी को धोखा दिया था, जो महान शिया का सबसे होनहार और चालाक राजकुमार साबित हुआ। हालांकि कुछ लोगों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन विभिन्न देशों के जासूसों ने नॉर्थ प्रिंस के बारे में जो खुफिया जानकारी जुटाई थी उसे तुरंत अपनी अपनी राजधानियों तक पहुंचा दिया। एक ही समय पर शाही महल, राजसी उद्यान, सिटू से जिस मंडप में थे, वहां पहुंचने के बाद सुम सम्राट ने पूछा, राज्य के गुरु को तो सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? सिटूसे ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे इसकी जानकारी है। जब सिटूसे को पता चला कि नॉर्थ प्रिंस नॉर्थ सिटी में क्या कर रहा था, तो बाकी सब की तरह उसे भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब शैडो गार्ड ने उसे उनके द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी दिखाई, तो उसने धीरे धीरे इस खबर को स्वीकार कर लिया। इस समय सिटूसे ने कहा, राजकुमार लू चेन जैसे बहादुर और कुशल योद्धा को पाकर आपको हार्दिक बधाई। ये सुनकर सुम सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, राजगुरु, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सिटूसे ने तुरंत जवाब दिया, यह व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुम सम्राट ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चेन ने अपनी क्षमताओं को वाकई बहुत गहराई से छिपा रखा था। 50,000 भारी घुड़सवार सेना, इतनी भारी घुड़सवार सेना को तो दरबार भी नहीं रख सकता। फिर भी उत्तर शहर ने अचानक 50,000 भारी घुड़सवार सेना पैदा कर दी, बस यूं ही। इस समय सिटूसे ने कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि उप कमांडर बाई की जानकारी गलत नहीं थी। ये बहुत संभव है कि राजकुमार लू चेन ने रहस्यमयी चंद्र महल के साथ सहयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं है। तब सुम सम्राट ने कहा, क्या राज्य के गुरु ने इस बात पर विचार नहीं किया कि चेन की भारी घुड़सवार सेना कहाँ से आई थी? आपको उत्तरी शहर की स्थिति का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। वह वहाँ थोड़े ही समय से है, तो भला वह 50,000 भारी घुड़सवार सेना कैसे तैयार कर सकता है? सिटूसे ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज को राजकुमार लू चेन पर अन्य राजवंशों के साथ मिलीभगत का संदेह हो और ये भारी घुड़सवार सेना किसी अन्य राजवंश से आई हो? हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है, ग्रेट शिया के अलावा नॉर्थ सिटी की सीमा केवल दा युए राजवंश से लगती है। यदि इतनी बड़ी घुड़सवार सेना दा युए से गुजरी होती तो शैडो गार्ड को निश्चित रूप से कुछ जानकारी मिल जाती। सिटूसे की बातें सुनकर सुम सम्राट चुप हो गए। सिटूसे ने जो कहा वह सही था। भारी घुड़सवार सेना सभी प्रमुख राजवंशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। भारी घुड़सवार सेना का उपयोग करने वाले किसी भी राजवंश की जानकारी अन्य राजवंशों को हो जाती थी और यह पूरी तरह से गुप्त नहीं रह पाता था। इसके अलावा कोई भी राजवंश स्वेच्छा से 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों को दूसरों को नहीं देगा। ये सरासर असंभव है। इससे केवल एक ही संभावना बचती है कि 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों का निर्माण वास्तव में उत्तरी राजकुमार ने ही किया था। लेकिन चाहे समय हो या संसाधन, नॉर्थ सिटी के लिए 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों का निर्माण करना संभव नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा ये बेटा हवा से ही सैनिकों को बुला सकता है? उसी क्षण सिटूसे ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। सुम सम्राट ने पूछा, राज्य के गुरु ऐसा क्यों सोचते हैं? सिटूसी ने उत्तर दिया, इन 50,000 भारी घुड़सवारों की उत्पत्ति के बारे में आपको नहीं पता, न ही दरबारी मंत्रियों को, न ही कुलीन परिवारों को। सिटूसे के इन शब्दों को सुनकर सुम सम्राट को बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये था कि वह ये दिखावा कर सकता था कि उत्तरी राजकुमार वह व्यक्ति था जिसका उसने समर्थन किया था, क्योंकि आखिरकार किसी और को यह नहीं पता था कि उत्तरी राजकुमार को भारी घुड़सवार सेना कैसे मिली थी। उत्तरी राजकुमार को उनके द्वारा उत्तरी शहर में नियुक्त किया गया था और यह कहा जा सकता है कि सुम सम्राट की कृपा से ही उत्तरी राजकुमार आज सैन्य क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त कर सके हैं। इसलिए सुम सम्राट को शायद ये पता था कि असली उत्तर राजकुमार किस प्रकार का व्यक्ति था, और यह भी कि उत्तर राजकुमार हमेशा से अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपाता रहा था। उत्तर राजकुमार को उत्तर नगर में नियुक्त करना संभवतः एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा था। शायद ये सब सुम सम्राट की एक बड़ी योजना थी। भारी घुड़सवार सेना बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह 1-2 दिन में होने वाला काम नहीं है। उत्तरी शहर के पास वे संसाधन नहीं थे और इस समय पूरे ग्रेट शिया में केवल एक ही व्यक्ति उत्तरी राजकुमार को 50,000 भारी घुड़सवार सेना मुहैया करा सकता था। वह कोई और नहीं बल्कि वर्तमान सुम सम्राट होंगे। इस समय सुम सम्राट ने पूछा, क्या राजकीय गुरु को लगता है कि मैं चेन की भारी घुड़सवार सेना का उपयोग करके कुलीन परिवारों को भ्रमित कर सकता हूँ? सिटूसे ने कहा, जी महाराज, फिलहाल केवल आप ही उत्तरी शहर को 50,000 भारी घुड़सवार सेना मुहैया करा सकते हैं। कोई भी परिवार या राजवंश ऐसा करने में सक्षम नहीं है और उत्तरी राजकुमार को उत्तरी शहर भेजने वाले आप स्वयं ही थे। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए सुम सम्राट अपने सामने स्थित कमल के तालाब को लंबे समय तक गहरी सोच में डूबे हुए देखते रहे। नॉर्थ सिटी के 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक वास्तव में कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के बाद उनसे बाद में कैसे निपटा जाए, यह एक और पेचीदा मामला होगा। काफी देर बाद सुम सम्राट ने कहा, राजगुरु, मुझे आपसे उत्तर शहर की यात्रा करने की आवश्यकता है। सिटूसे को इसकी उम्मीद थी।
इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज। सुम सम्राट ने आगे कहा, उत्तरी शहर पहुंचने के बाद चेन को बता देना कि मैं उसे युवराज बनाने पर विचार कर रहा हूं और आशा करता हूं कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। सिटुसे ने कहा, आपका सेवक समझ गया है। इसके बाद सुम सम्राट ने मुड़कर कहा, बहुत अच्छा राजकीय गुरु, उत्तरी शहर की अपनी यात्रा की तैयारी करो। जी महाराज। यह वृद्ध सेवक अब विदा लेता है। अध्याय 131, अध्याय 131, अध्याय 125। राजकुमारी से पुनर्मिलन _ अध्याय 131, अध्याय 125। राजकुमारी संगिनी के साथ पुनर्मिलन _ अनुवादक 54,96,90,339। उत्तर नगर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उत्तर राजकुमार ने बर्बर जनजाति के 3 लाख घुड़सवारों को कुचल दिया था। ये खबर राजधानी से पूरे ग्रेट सुम में तेजी से फैल गई और उसी समय लोगों को सुम सम्राट द्वारा उत्तर राजकुमार को दिए गए विस्तार आदेश के बारे में भी पता चला, जिससे उत्तर राजकुमार की सैन्य उपलब्धियों की प्रामाणिकता की पुष्टि हुई। रातों रात ग्रेट सम के नागरिकों ने उत्तरी राजकुमार के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। सबकी नजरों में उत्तरी राजकुमार की अशिक्षित होने और भोग विलास में लिप्त रहने की पूर्व छवि पूरी तरह से एक दिखावा थी। उत्तर के राजकुमार द्वारा उपपत्नी की तलाश में नोटिस जारी करने की बात सुनकर अनगिनत परिवार साजिश रचने लगे। वे अपनी बेटियों की शादी उत्तर के राजकुमार से करने की इच्छा रखने लगे। इसी बीच उत्तरी राजकुमार के उदय ने ग्रेट सुम के प्रमुख कुलीन परिवारों पर भी भारी दबाव डाला, जैसा कि सिटुसे ने अनुमान लगाया था। अब प्रत्येक कुलीन परिवार उत्तरी राजकुमार की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को वास्तव में सुम सम्राट की निजी सेना मानता था, क्योंकि केवल सुम सम्राट के पास ही उत्तरी शहर में 50,000 भारी घुड़सवार सेना बनाने की क्षमता थी। कुलीन परिवारों के लिए उत्तरी राजकुमार संभवतः सुम सम्राट द्वारा उत्तरी शहर में तैनात किया गया एक महत्वपूर्ण मोहरा था। आखिरकार सुम सम्राट द्वारा उत्तरी शहर की जागीर दिए बिना उत्तरी राजकुमार ऐसे सैन्य कारनामे हासिल करने में सक्षम नहीं होता। 50,000 भारी घुड़सवार सेना कुलीन परिवारों के सिर पर लटकती तलवार की तरह प्रतीत हो रही थी, जिससे वे सभी बहुत विचलित हो गए थे। ग्रेट सुम के मुख्य क्षेत्र के भीतर सैनिकों और कुलीन परिवारों को मूल रूप से धन से रिश्वत दी जा सकती थी, और भले ही सुम सम्राट ने सैन्य शक्ति को निरस्त करके सेना में सुधार किया था, सेना के भीतर कुछ ताकतों में अभी भी प्रमुख कुलीन परिवारों का प्रभाव था। लेकिन नॉर्थ सिटी के सैनिक अलग थे। प्रमुख कुलीन परिवारों को ये भी नहीं पता था कि उत्तरी राजकुमार की 50,000 भारी घुड़सवार सेना कब अस्तित्व में आए। सैनिकों को रिश्वत देने की बात तो दूर की है, यही कारण है कि उन्हें संदेह था कि इस सेना को उत्तरी शहर में उत्तरी राजकुमार के लिए सुम सम्राट द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था, क्योंकि उत्तर शहर के ठीक उत्तर में घास के मैदान फैले हुए हैं, जो घोड़ों के प्राकृतिक चरागाह हैं और घोड़ों के पालन पोषण के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इसके अलावा चूंकि कुलीन परिवारों ने उत्तर शहर या उत्तर के राजकुमार पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए 50,000 सैनिकों वाली भारी घुड़सवार सेना का अचानक प्रकट होना उनकी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया। और अब सुम सम्राट उत्तरी राजकुमार से इन 50,000 भारी घुड़सवारों को प्रकट करने की अपेक्षा क्यों कर रहे थे? कुलीन परिवारों की दृष्टि में इसका कारण ये था कि सुम सम्राट आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले इन भारी घुड़सवारों को बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना पर अपने शस्त्रों को तेज करने दिया और फिर ग्रेट सुम के भीतर कुलीन परिवारों को डराने का प्रयास किया। वास्तव में डराने धमकाने का प्रभाव हासिल कर लिया गया था। उत्तरी शहर में 50,000 भारी घुड़सवार सेना के बारे में जानने के बाद से दरबार में कुलीन परिवारों की आवाज काफी कम हो गई थी, और इसके अलावा वे अगले लंबे समय में बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए थे। कई दिनों बाद नॉर्थ सिटी उत्तरी राजकुमार हवेली का काफिला धीरे धीरे यान काउंटी में प्रवेश कर गया, और इस समय लू चेन शहर के द्वार पर इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद मुजिक्सुआन और अन्य लोगों को ले जा रही गाड़ी शहर के द्वार में प्रवेश कर गई। लू चेन को स्वयं उनका स्वागत करने के लिए वहां देखकर मुजिक्सुआन ने तुरंत कोचवान को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। फिर गाड़ी से उतरकर सीधे लू चेन की ओर दौड़ पड़ी और उन्हें गले लगा लिया। राजकुमार, आपकी रखेल ने आखिरकार आपसे दोबारा मुलाकात कर ली है। इसी क्षण दाजो और शियाजो भी गाड़ी से नीचे उतरे और दौड़कर लू चेन के पास पहुंचे और उनकी बाहों में समा गए। लू चेन ने मुस्कुराते हुए उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पर सबकी निगाहें हैं। राजकुमार के महल में लौटने के बाद हम और बात करेंगे। लू चेन की बातें सुनकर मुजिक्सुआन और दाजो शियाजो के चेहरे तुरंत लाल हो गए। इतने लंबे समय से अपने आदमी को न देखने के कारण स्वाभाविक रूप से वे कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही लू चेन ने कहा कि वे बात करेंगे, वे तुरंत समझ गए कि उसका क्या मतलब था। इस समय चू युकीन दूर से लू चेन को देख रही थी और पास नहीं आए। आखिर उसकी बहन वहीं खड़ी देख रही थी, और अगर वह पास जाती तो कोई नहीं जानता कि चू किंगली उसके बारे में क्या कहती। अगर कोई और समय होता तो वह सीधे उसके पास चली जाती। चू किंगली की इतनी तीखी निगाहों से देखे जाने पर चू युकीन को थोड़ा दबाव और अपराधबोध महसूस हुआ। चू युकीन को अपने घोड़े पर सवार होकर बस उसे देखते हुए देखकर लू चेन अचानक हैरान रह गया। क्या हो रहा था? एक बार उससे अलग होने के बाद चू युकीन इतनी दूर क्यों हो गई थी? वह उससे मिलने और अपनी चिंता जताने क्यों नहीं आ रही थी? अगर यह पहले हुआ होता तो चू युकीन उसे पूरी तरह से नंगा करके उसके शरीर का अच्छी तरह से निरीक्षण करती, तब जाकर उसे तसल्ली होती। ठीक उसी समय लू चेन की नजर चू युकीन के बगल में बैठी उस ठंडी और उदासीन महिला पर पड़ी। उस महिला को देखकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उस महिला की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, मानो उसके प्रति उनमें द्वेष भरा हुआ हो,
लू चेन कुछ हद तक हैरान था। ये खूबसूरत युवती कौन थी? वह ऐसी क्यों दिख रही थी मानो उसके मन में उसके प्रति कोई गहरी दुश्मनी हो? वह चू युकीन के बगल में क्या कर रही थी? लू चेन ने तुरंत सिस्टम का उपयोग करके उसकी पहचान कर ली। नाम चू किंगली। स्थिति चू परिवार की दत्तक पुत्री, चू परिवार द्वारा प्रशिक्षित हत्यारी, 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट, 26 वर्ष की, चू युकीन की रक्त संबंधी नहीं, बहन, जिसका चू युकीन से असामान्य लगाव है और वह मानती है कि चू युकीन उसकी है। वह मानती है कि उत्तरी राजकुमार ने उसकी बहन को चुरा लिया है, इसलिए वह उत्तरी राजकुमार से शत्रुता रखती है। रेटिंग 95। अनुकूलता 50। ड्रैगन और फीनिक्स चाय के निरंतर प्रभाव से प्रभावित। अपने सामने सिस्टम का परिचय देखकर लू चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसे समझ आया कि चू युकीन आज इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रही थी और उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। यह उसकी बहन के प्रति चिंता के कारण था, लेकिन फिर भी चू किंगली ने भी ड्रैगन और फीनिक्स चाय का सेवन किया था। उसकी रानी सचमुच विचारशील थी। ये सोचते हुए लू चेन ने प्यार से मुजिक्सुआन के बालों को सहलाया। इसके बाद लू चेन ने कहा, चलिए पहले राजकुमार के महल में वापस चलते हैं, हम बाद में सब कुछ पर चर्चा कर लेंगे। लू चेन की बातें सुनकर तीनों महिलाओं ने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद लू चेन, मुजिक्सुआन और अन्य लोग एक साथ गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी के अंदर मुजिक्सुआन ने चिंता से पूछा, राजकुमार, क्या आपको चोट लगी है? लू चेन ने जवाब दिया, मेरी जान, निश्चिंत रहो, मैं ठीक हूँ। इस पर लू चेन ने पूछा, वैसे क्या मिस चेन और उनके साथी आपके साथ यान काउंटी आए थे? लू चेन को थोड़ी चिंता थी कि चेन वानरोंग और लिन वान्यून उसकी असली ताकत को जानकर कहीं भाग न जाएं। वे दोनों बेहद खूबसूरत और बेहद लोकप्रिय थीं, और जाहिर है वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। मुजिक्सुआन ने जवाब दिया, वे हमारे साथ आए थे, वे पीछे वाली गाड़ी में बैठे हैं। मुजिक्सुआन का जवाब सुनकर लू चेन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि मिस्टीरियस मून पैलेस ने अभी तक उस पर उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और यही सबसे अच्छी बात थी। इस समय मुजिक्सुआन को अचानक कुछ सूझा। उसने तिरछी नजरों से लू चेन की ओर देखा और सावधानी से कहा, राजकुमार, आपकी उपपत्नी ने अनपिंग शहर में एक गलती कर दी है। लू चेन ने उलझन में पूछा, आपने क्या गलती की? मुजिक्सुआन ने कहा, आपकी उपपत्नी ने मैडम चू की बहन को ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने के लिए दी। गुस्सा होने के बजाय लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। फिर मुजिक्सुआन के कोमल शरीर को बाहों में भरते हुए उसने कहा, मेरी प्रिय उपपत्नी मेरे लिए उपपत्नियों का चयन करने में इतनी समर्पित हैं, भला इसमें गलती कैसे हो सकती है? लू चेन को ऐसा कहते देख मुजिक्सुआन को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। उसे चिंता थी कि लू चेन को चू किंगली पसंद नहीं आएगी और वह बेवजह उसके लिए औरत को ले आई है। इसके बाद मुजिक्सुआन चुपचाप लू चेन की बाहों में सिमट गई और वहीं बैठी रही। कुछ ही समय बाद वे राजकुमार के महल में लौट आए। जब सभी लोग गाड़ियों से उतर गए तो लू चेन ने चेन वानरों और लिन वान्यून को फिर से देखा। मुस्कुराते हुए लू चेन ने चेन वानरोंग से कहा, मिस चेन, मैडम लिन, मुझे लगा था कि आपको नॉर्थ सिटी बहुत खतरनाक लगेगा और आप यान काउंटी कभी वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर लिन वान्यून ने कहा, राजकुमार जी, हमें उत्तर नगर में हुई घटना की जानकारी है। राजकुमार जी के यहाँ होने से उत्तर नगर खतरनाक कैसे हो सकता है? ये कहना गलत नहीं होगा कि यान काउंटी अब ग्रेट सम में सबसे सुरक्षित स्थान है। लू चेन ने कहा, मैडम लिन, आप अतिशयोक्ति कर रही हैं। सबसे सुरक्षित जगह तो केवल राजधानी ही हो सकती है। इस समय लिन वान्यून को कुछ याद आया और उसने आगे कहा, वैसे राजकुमार, हमारे महल के मुखिया यान काउंटी में एक सराय खोलने का इरादा रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्वीकार्य होगा? ये सुनकर लू चेन ने चेन वानरों की ओर मुड़कर देखा और कहा, श्रीमती चेन यान काउंटी में शराबखाना खोलना चाहती हैं? अगर पैसा कमाना ही मकसद है तो राजधानी में शराबखाना क्यों नहीं खोलते? यान काउंटी पैसा कमाने की जगह तो है नहीं। चेन वानरोंग ने उत्तर दिया, राजकुमार के यहाँ होने से मुझे विश्वास है कि यान काउंटी जल्द ही राजधानी शहर से भी अधिक समृद्ध हो जाएगी। चेन वानरोंग की आवाज साफ और सुहावनी थी, बिल्कुल पड़ोस की लड़की की तरह, जिसने लू चेन के दिल को गुदगुदा दिया। लू चेन बेशक लिन वान्यून और चेन वानरोंग का मतलब समझ गया था। वे यान काउंटी में सिर्फ एक शराबखाना खोलने की योजना नहीं बना रहे थे, वे उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। यान काउंटी में मिस्टीरियस मून पैलेस सराय की मौजूदगी महल की शक्ति के यान काउंटी में प्रवेश करने का संकेत देती है। दूसरे शब्दों में, मिस्टीरियस मून पैलेस ने उत्तरी राजकुमार का समर्थन करने और उसके साथ खड़े रहने की योजना बनाई थी। फिर लू चेन ने कहा, चूंकि मिस चेन को मुझ पर इतना भरोसा है, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मिस्टीरियस मून पैलेस यान काउंटी में जितने चाहे उतने भोजनालय खोल सकता है। ये सुनकर लिन वान्यून और चेन वानरों को थोड़ी राहत मिली। उन्हें थोड़ी चिंता थी कि उत्तर राजकुमार मना कर सकता है, लेकिन चूंकि वह मान गया था, इसलिए अब सब कुछ आसान हो जाएगा। अब उन्हें बस उत्तर राजकुमार को अपने वश में करने के अवसर का इंतजार करना था। इसी क्षण लू चेन ने चेन वानरों की ओर देखा। नाम चेन वानरों, पहचान चेन परिवार की वंशज, चेन राष्ट्र की राजकुमारी, रहस्यमयी चंद्र महल की महल प्रमुख, 21 वर्ष की, मास्टर स्तर की, उत्तरी शहर में मुख्य रूप से उत्तरी राजकुमार के करीब आने, उसे प्रेम कृमि से वश में करने और राजकुमार के रक्त का उपयोग करके सुम सम्राट के विरुद्ध सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र रचने चेन राष्ट्र का बदला लेने के लिए आए है। कुछ कारणों से उसके मन में उत्तरी राजकुमार के प्रति जटिल भावनाएं विकसित हो गई हैं। रेटिंग 98। अनुकूलता 80। वह बर्बर जनजाति के आक्रमण को रोकने में आपके आत्म बलिदान की भावना की बहुत प्रशंसा करती है। चेन वानरों से इतनी अधिक अनुकूलता देखकर लू चेन आश्चर्यचकित रह गया।
इसके बाद लू चेन ने लिन वानयुन की ओर एक नजर डाली। नाम लिन वानयुन, पहचान महान सुम वामपंथी मंत्री लिन गाओयुआन की दत्तक पुत्री। बाद में लिन परिवार छोड़कर रहस्यमयी चंद्र महल में शामिल हो गई। अर्धचरण ग्रैंडमास्टर 31 वर्ष की वह महल के स्वामी चेन वानरों के साथ उत्तरी शहर गई। उत्तरी राजकुमार के रक्त का उपयोग करके सुम सम्राट के विरुद्ध सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र बनाने के इरादे से विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर वह उत्तरी राजकुमार को एक महान चरित्रवान व्यक्ति मानती है और उसके प्रति जटिल भावनाएं विकसित कर चुकी है। रेटिंग 95, अनुकूलता 90। यह एक की अनुकूलता दर 80 है, दूसरे की 90। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि अब से वह निश्चित रूप से व्यस्त रहने वाला है। तभी लू चेन के पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। राजकुमार, अंततः आपके विनम्र सेवक ने आपको देख लिया है। लू चेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह वांग किंगसी थी, वह कमीनी। वांग किंगसी तुरंत लू चेन के पास आई और उनकी बाहों में समा गई और बोली, राजकुमार, आपकी विनम्र सेविका इनपिंग शहर में दिन रात आपके बारे में सोचती रही है। ये सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, शायद आप मेरे बारे में नहीं बल्कि मेरे पास मौजूद अन्य चीजों के बारे में सोच रहे हैं, है ना? इन शब्दों पर वांग किंगसी ने नखरे दिखाते हुए जवाब दिया, राजकुमार, आप इतने शरारती कब से हो गए? लू चेन ने कहा, ठीक है, जल्दी अंदर जाओ, मुझे बाद में आप सभी से बात करनी होगी। वांग किंगसी ने कहा, आपका विनम्र सेवक कमरे में आपकी प्रतीक्षा करेगा। इतना कहकर वांग किंगसी इतराते हुए राजकुमार के महल में दाखिल हुई। ठीक उसी क्षण दूर से लू चेन को महिलाओं के एक समूह से बातचीत करते हुए देख रही चू किंगली ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि उत्तरी राजकुमार बाहरी दुनिया में फैली अफवाहों से अलग है। लगता है मैं गलत थी, वह अभी भी वही उत्तरी राजकुमार है। चू किंगली की बातें सुनकर चू युकीन ने कहा, किंगली, किस आदमी को सुंदरता पसंद नहीं होती? चेना को सुंदर लड़कियां पसंद आने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद नहीं थीं, तो वह अपने परिवार की वंश परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएगा? मेरे साथ आइए, मैं आपको चेन इर से मिलवाता हूँ। इतना कहकर चू युकीन लू चेन की ओर चल पड़ी और चू किंगली अनिच्छा से उसके पीछे पीछे चली। अगर चू युकीन पर नजर रखने और राजकुमार के साथ कुछ भी होने से रोकने के लिए राजकुमार के महल में रहने की उसकी जरूरत न होती, तो वह उत्तरी राजकुमार से परिचय कराने के लिए आगे नहीं आती। लू चेन के सामने पहुंचकर चू युकीन ने कहा, चेना, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। अध्याय 132, अध्याय 132, अध्याय 126। मुजिक्सुआन की आंतरिक चिंताएं। अध्याय 132, अध्याय 126। मुजिक्सुआन की आंतरिक चिंताएं। अनुवादक 54,96,90,339। चू युकीन की बातें सुनकर लू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह तो जानता ही था कि चू युकीन उसे किस तरह के व्यक्ति से मिलवाना चाहती है। लू चेन की नजर फिर चू क्विंगली पर पड़ी, जो चू युकीन के बगल में थी। चू किंगली का व्यवहार गंभीर था। उन्होंने हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और हाथ में तलवार थी। उनकी सुंदरता मनमोहक थी, लंबी और पतली, कमर इतनी पतली कि मानो हाथों से उसे घेरा जा सकता हो। वह स्वर्ग से आई किसी परी जैसी लग रही थीं। वह बाई किंकिंग से मिलती जुलती थी। दोनों ही ऐसी महिलाएं थीं जिनके स्वभाव में एक तरह की शीतलता और अलगाव झलकती थी। हालांकि उसकी शीतलता बाई किंकिंग की शीतलता से भिन्न थी। बाई किंकिंग की शीतलता एकाकी थी, भावनात्मक गर्माहट से रहित शीतलता, जबकि चू किंगली की शीतलता अधिक अहंकारी थी। उसका बाहरी रूप बर्फीला था, लेकिन उसके दिल में क्या था यह अनिश्चित था। लू चेन ने चू किंगली की ओर देखा और कहा, मैडम चू, क्या आपके बगल में खड़ी यह युवती वही है जिसे आप मुझसे मिलवाना चाहती हैं? चू युकीन ने जवाब दिया, हाँ, यह मेरी बहन है, इसका नाम चू किंगली है। ये सुनकर लू चेन मुस्कुराया और बोला, मैडम चू की बहन, तो क्या मुझे आपको आंटी कहकर भी संबोधित करना चाहिए? चू युकीन ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उसे किंगली कहकर बुलाओ। हालांकि वरिष्ठता के लिहाज से लू चेन द्वारा चू किंगली को चाची कहकर संबोधित करना गलत नहीं होगा, लेकिन एक राजकुमार होने के नाते वह हर किसी को इस तरह से संबोधित नहीं कर सकता। एक राजकुमार को अपनी गरिमा बनाए रखनी होती है। जहां तक चू युकीन की बात है, लू चेन उन्हें बचपन से 1 दशक से भी अधिक समय से आंटी कहकर बुलाता रहा है और वह भी इतने ही समय से उसे चेना कहकर बुलाती रही हैं। इसलिए उन दोनों के लिए एक दूसरे को इस तरह संबोधित करना स्वीकार्य था, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा करना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा। उसी क्षण चू किंगली कुछ हिचकिचाहट के साथ लू चेन के पास आई और झुककर प्रणाम करते हुए बोली, यह विनम्र लड़की राजकुमार को प्रणाम करती है। लू चेन हंसते हुए बोला, किंगली, हम सब यहाँ एक परिवार हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। लू चेन की बातें सुनकर चू किंगली को मन ही मन हंसी आई और वह सोचने लगी, भला कौन इस लंपट को अपने परिवार का हिस्सा मानेगा। इसके बाद चू युकीन ने आगे कहा, चेना, मैं चाहूंगी कि किंगली को राजकुमार के महल में आंतरिक अंगरक्षकों के उप प्रमुख का पदभार सौंपा जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आखिरकार राजकुमार का महल लू चेन का क्षेत्र था और कमांडर जैसे पद के लिए निश्चित रूप से उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी। चू युकीन का सुझाव सुनने के बाद लू चेन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अच्छा, कोई समस्या नहीं। बाई मेरे निजी अंगरक्षक के रूप में एकदम सही रहेगा, इसलिए किंगली बाई के पूर्व पद को संभाल सकता है। मूल रूप से लू चेन ने बाई किंगली को आंतरिक गार्डों के उप कमांडर के रूप में बनाए रखने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि चू किंगली आ रही थी, इसलिए उसने उसे ये भूमिका संभालने देने का फैसला किया।
लू चेन के विचार में उसके दरबार में जितनी अधिक महिलाएं होंगी उतना ही बेहतर होगा, खासकर किंगली जैसी खूबसूरत महिलाएं। उसी क्षण चू यूकिन ने लू चेन को देखा, फिर तिरछी नजर से चू किंगली पर एक नजर डाली और अंत में चिंता से पूछा, चेना, मैंने सुना है कि तुमने उत्तरी शहर के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना से पूरी रात लड़ाई लड़ी। क्या तुम्हें कोई चोट लगी? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ है? लू चेन ने आह भरी और कहा, मैडम चू, जब तक आपने नहीं पूछा था तब तक मैं ठीक था। अब मेरे दांतियान में फिर से दर्द होने लगा है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह मेरी क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग करने के कारण है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी आंतरिक शक्ति सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है। मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ और मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। लू चेन की बात सुनकर चू यूकिन के चेहरे पर तुरंत चिंता के भाव आ गए और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए उस साधना तकनीक का उपयोग करना नहीं आता? बाई की कुशलता मुझसे कहीं बेहतर होनी चाहिए। क्या तुमने उससे मदद नहीं मांगी? चू यूकिन जिस साधना तकनीक का जिक्र कर रही थी वह निश्चित रूप से ड्रैगन और फीनिक्स यिन यान कौशल थी। हालांकि चूंकि उसकी बहन चू किंगली वहां मौजूद थी, इसलिए उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक दोहरी साधना तकनीक थी और इसका जिक्र करने से लू चेन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध का खुलासा हो जाता। लू चेन ने तब कहा, महोदया चू, क्या आप भूल गई हैं कि बाई एक भावनाहीन प्राणी है? उस साधना तकनीक को संचालित करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो मेरे हृदय और मन से जुड़ा हो, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये बेकार है। ये सुनकर चू यूकिन को याद आया कि लू चेन ने वास्तव में उसे शुरू से ही बताया था कि केवल वही महिला जो उसके बारे में विचार रखती है उसकी विशेष साधना तकनीक के प्रभाव को सक्रिय कर सकती है। हालांकि बाई किंग लू चेन की प्रेमिका थी, लेकिन उसमें भावनाओं की कमी थी, इसलिए भले ही वह और लू चेन अंतरंग हुए हों, यह उसकी विशेष साधना तकनीक को संचालित करने के लिए बेकार था, चाहे उन्होंने एक ही बिस्तर साझा किया हो या नहीं। जब चू यूकिन इस बारे में सोच रही थी तो उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। क्या इसका मतलब ये था कि चेना की जरूरतों का ख्याल रखने वाली वह अकेली थी और कोई दूसरी महिला नहीं? इस विचार से चू यूकिन के दिल में अजीब सी भावनाएं उत्पन्न हुई, संतुष्टि और शर्मिंदगी का मिश्रण, भावनाओं का एक जटिल संगम। लू चेन और चू यूकिन के बीच हो रही बातचीत को सुनकर चू किंगली ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और संदेह भरी नजरों से उनकी ओर देखा। उसे हमेशा से लगता था कि चू यूकिन और लू चेन के बीच नाजायज संबंध है। किस प्रकार की साधना तकनीक में 2 लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ा होना आवश्यक होता है? ये किसी पारंपरिक कौशल जैसा नहीं लगता। अपनी बहन की संदेह भरी निगाहों को भांपते हुए चू यूकिन ने खांसा और जल्दी से लू चेन से कहा, चेना, मैं किंगली को उसके रहने की व्यवस्था करने के लिए अभी राजकुमार के महल में वापस ले जाती हूँ। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। लू चेन ने जवाब दिया, हम ठीक है। तब चू यूकिन ने चू किंगली से कहा, किंगली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूंगी। बिना ज्यादा सोचे समझे चू किंगली चू यूकिन के पीछे पीछे राजकुमार के महल में चली गई। आखिर अब वह राजकुमार के महल में थी और उसकी बहन की हर हरकत उसकी निगरानी में थी। अगर उसकी बहन का उत्तर राजकुमार से कोई खास रिश्ता था तो उसे आखिरकार पता चल ही जाएगा।